अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेबिनार स्टार्ट करने से पहले हम आईकोड का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ऑलराइट। सो आईकोड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं, दूसरों की नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करते हैं। आईकोड गुरु का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स स्टूडेंट के साथ इंट्रोड्यूस कराना जो मार्केट में इन डिमांड है, और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। आईकोड ग्रुप का फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? आईकोड ग्रुप पे दिन में 10 सेशंस जो हैं पर डे होते हैं। एक वीकली वेबिनार होता है और एक वीकली वर्कशॉप होती है। वीकली वेबिनार जिसमें हम सारे मौजूद हैं, बाकी जो वीकली वर्कशॉप है वो वीकेंड पे अरेंज की जाती है स्टूडेंट्स के लिए। पाइथन के एब्सोल्यूट बिगनर्स के जो कोर्सेज हैं, CS फॉर नॉन CS बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। इसके अलावा फ्री आर्ट्स और GRE के कोर्सेज भी रन किए जाते हैं आईकोड पे फॉर फ्री फंडेड स्कॉलरशिप क्रैप करने के लिए। DSA लीड कोड जैसे सेशन रन किए जा रहे हैं इंटरव्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो कि बैंक कंपनीज के इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और लीड कोड के हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और DSA बिगनर्स टू एडवांस लेवल हमें पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग जैसे एडवांस कोर्सेज, DL डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, AI, डेटा साइंस से रिलेटेड डेटा एनालिसिस जैसे कोर्सेज आईकोड पे बैक टू बैक रन किए जाते हैं। सारे सेशंस की जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल होती है फेसबुक के पेज पे आईकोड के। इन केस हमारा कोई अगर सेशन मिस हो जाता है तो हम आईकोड के ऑफिशियल फेसबुक पेज से अपना जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो वॉच कर सकते हैं। बात करते हैं हाईकोर्ट की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में। तो ये कुछ मेन सी अचीवमेंट्स हैं हाईकोर्ट की। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। 600 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हाईकोर्ट ने विन किए हैं। इसके अलावा फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली USA हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रैब करते हैं। आईकोड हेल्प करता है अपने स्टूडेंट्स की लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स के लिए, क्योंकि जिन स्किल्स पे हम काम करते हैं उससे स्टूडेंट्स की जो CV है वो ब्राइट एंड शाइन होती है, और हम फिर मार्केट में स्टैंड आउट करते हैं, जिसके नतीजे में हम इजीली इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स जो हैं ग्रैब कर सकते हैं। बात करते हैं CS50 पजल डे, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर इवेंट बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि 2023 में, पहले मैं बात करूँगी 2023 की, कि जिसमें पूरे पाकिस्तान से 11 जो हैं वो मेंटर या सेक्शन लीडर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे इस इवेंट में, CS50 में। ठीक है, तो इस बार 2024 में 38 टीम्स ने सक्सेसफुली 9x9 पजल्स जो हैं वो सॉल्व किए हैं। CS50 पजल डे ऑर्गेनाइज बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 2024, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट इन 2024। पूरे पाकिस्तान से जो विनिंग ऑल ओवर द विनिंग टीम्स हैं वो 60 थी, और जो रिजल्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का CS50 डे का आया था उसमें पाकिस्तान की जो पोजीशन थी वो 4 रैंक थी, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, एंड इट इज़ वी कैन से दैट इज़ अ बिग जंप फॉर 2024 2023 टू 2024। बात करते हैं एक और पॉपुलर इवेंट की, कोड इन प्लेस, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज करवाया जाता है हर साल। 2024 में आई कोड की तरफ से 70 मेंटर्स जो हैं, 70 मेंटर्स जो हैं, सेक्शन लीडर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं इस इवेंट में। ये भी एक बड़ी ही न्यूज़ है 2024 की, कि हमारे जो मेंटर्स हैं, जो मॉडरेटर्स हैं और स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट किया, जिसके नतीजे में 70 मेंटर्स जो हैं सिलेक्ट हुए। अनदर पॉपुलर इवेंट गूगल कोड जैम 2023, जिसमें 301 स्टूडेंट ने आई कोड की तरफ से पार्टिसिपेट किया, और अब इंतज़ार है 2024 का, जिसमें एक बड़ी तादाद में जो आई कोड के स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। अनदर अचीवमेंट, 3 इंटर्स वेंट टू इतिहाद एविएशन ग्रुप अबू धाबी। 3 जो हमारे इंटर्न्स हैं प्लस मॉडरेटर्स, वो अबू धाबी में इंटर्नशिप के लिए गए थे इतिहाद एविएशन ग्रुप के ज़रिए, जिन्होंने एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन किया था। तो
they gone for internship there. So thank you so much for joining this webinar. Registration के लिए लिंक अवेलेबल है और आप हमें फेसबुक पेज से भी रीच आउट कर सकते हैं. सो आज के वेबिनार के टाइटल के बारे में बात करते हैं, विच इज़ अनलॉकिंग दी सीक्रेट्स ऑफ आईटी ऑडिटिंग इन इंटरनेशनल इंडस्ट्री. सो हमारे स्पीकर हैं सर जमाल नासिर. सो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी. सो सर जमाल नासिर की जो एजुकेशन है, सर ने अपना बीएस कंप्यूटर साइंस किया है फास्ट कराची से, और देन ही वेंट यूएसए फॉर कंप्लीट हिज मास्टर्स सीएस फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी यूएसए. बात करते हैं सर के इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि 15+ का एक्सपीरियंस है. हमें सर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वेबिनार में. सो लेट्स टॉक अबाउट हिज इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस. सो सर ने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की 2007 में एट प्राइस वाटर कॉपर्स एज अ सीनियर एसोसिएट एंड देन ज्वाइन KPMG as senior associate IT attestation. Then he worked as a IT security and compliance manager at ServiceNow. 2019 में सर ने ज्वाइन किया डेल्टा डेंटल इंश्योरेंस एज अ सीनियर IT ऑडिटर. सो करंटली सर इज वर्किंग एट Zendesk एज लीड IT ऑडिटर. सो please join me to welcome Sir Jamal Nasir. Or sir, we are very excited to learn from you, and thank you so much for giving your valuable time. So sir, we can start for today's webinar. Let me share off my screen. श्योर. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, अगर आप बोलते हैं तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से. Sure sir. थैंक यू वेरी मच. मैं भी आई कोड गुरु की अचीवमेंट सुन रहा था, और मुझे बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन कराया, क्योंकि आई वॉज नॉट थिंकिंग, मैं ये नहीं समझ रहा था कि ये इतनी बड़ी यू नो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, जिससे इतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और स्पेशली कोडिंग के अंदर कितनी ज़्यादा इन्होंने सबकी हेल्प की है, और कैसे लोगों ने अचीवमेंट किया. बेसिकली दे आर आप लोगों का मुस्तकबिल बना रहे हैं, आपको एक करियर बता रहे हैं जो कि कोडिंग में है. और मैंने भी, क्योंकि आपने जैसे सुना है, मुस्कान, थैंक्स फॉर द, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया, और आई कोड गुरु का भी और मेरा भी. मैं थोड़ा सा और आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बताता चलूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर जो मेरा राइट आफ्टर ग्रेजुएशन जो है, मैंने कोडिंग की है, और साथ में फास्ट में पढ़ते हुए भी मैंने काफ़ी कोडिंग की है, जैसा कि सिलेबस और वैसे रिक्वायर्ड होता है. मगर मैं जब कर रहा था कोडिंग, मैंने तकरीबन 1.5 साल, जिसमें PHP, ASP.NET फ्रेमवर्क 1.0 उस टाइम होता था, ASP विजुअल स्टूडियो. सो मैंने काफ़ी की प्रोग्रामिंग, बट मुझे ये लगा कि मुझे थोड़ा सा ऐसी इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे मैं लोगों से कम्युनिकेट कर सकूँ, साथ में मैं डिस्कशंस कर सकूं, और मतलब मुझे ये फील हुआ कि मेरे लिए कोडिंग नहीं है, मगर फिर भी मैं टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग मेरी बहुत अच्छी थी, और इस वजह से मैंने बोला कि मैं कोई और फील्ड एक्सप्लोर करता हूँ. तो जैसा कि आपको मुस्कान ने बताया कि फास्ट से ग्रेजुएट किया मैंने, थोड़ा मेरी जर्नी के बारे में, मगर मैंने एक चीज़ नहीं लिखी इसमें कि मैं पहले सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ही कर रहा था फॉर 1 ईयर. मगर फिर मैंने सोचा कि साइबर सिक्योरिटी से मुझे बहुत इंटरेस्ट था, साइबर सिक्योरिटी के अंदर शुरू से ही था, तो मेरे कोर्सेज भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड थे. तो मैंने बोला कि चलें ट्राई करते हैं, अगर कहीं मिलता है तो. आईटी ऑडिटिंग वाज बहुत क्लोज था, क्योंकि इसमें एक बड़ा पोर्शन साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी की नॉलेज चाहिए आपको. अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि आईटी ऑडिट, आई एम श्योर आप लोगों को कुछ को पता होगा, कुछ को आईटी ऑडिट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता होगा, मगर मैं बताता चलता हूँ कि आईटी ऑडिटिंग जो है, बेसिकली पहले क्या होता था, मतलब आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो होते थे, जो खाते होते थे, रजिस्टर्ड होते थे, वो उस पर आप हाथ से लिखा जा रहा होता था, और कागज पे जमा हो रहे होते थे सारे कागज, और उसके लिए फिर जो ऑडिटर्स होते थे वो कैलकुलेटर लेके बैठ जाते थे, और वो सारे कैलकुलेशन करके टाई करते रहते थे कि भाई इतना प्रॉफिट हो गया कंपनी को, या हमें इतनी चीजें चाहिए, इतनी चीजें ऑर्डर होंगी,
इतने पैसे लगेंगे उसके। तो वो उस टाइम चल जाता था कि टेक्नोलॉजी का बंदा नहीं चाहिए हमें इस काम में। मगर अब जैसा कि जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे ईआरपी, एसएपी का आपने नाम सुना होगा, ओरेकल फाइनेंशियल, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में यूज होने लगी। यहाँ पे पीपलसॉफ्ट भी यूज होता था, बहुत सारे ईआरपी यूज होते थे। तो उसके अंदर जो है ना, आपको ऐसे लोग चाहिए जिनको टेक्नोलॉजी की बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, जिनको पता हो कि सिस्टम कलेक्टिवली और अकेले कैसे काम करते हैं, डेटा कैसे प्रोसेस होता है। इस तो बेसिकली वहां पे साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि जब इतने सारे सिस्टम है तो अ, कोई हैकर आपके सिस्टम में आके, क्योंकि अब सब पैसे भी डिजिटली ट्रांसफर होते हैं, तो उसमें ये हो सकता था कि आपकी कंपनी में कोई चीज हैक हो जाए कोई, तो उसके समझने के लिए टेक्नोलॉजी के लोग अब जरूरी हो गए हैं। पहले इतना जरूरी नहीं थे जितना अब ज्यादा रिक्वायर्ड हो चुके हैं। तो वहां से आईटी ऑडिट का ये फील्ड नहीं, बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं है ये फील्ड, आईटी ऑडिटिंग की पिछले 20 साल से, बल्कि उससे भी ज्यादा से मौजूद है। अच्छा जनाब, तो ये मेरी जर्नी का थोड़ा सा स्टार्टिंग। बाकी मैंने कंपनी, राइट नाउ मैं यूएसए में हूँ, सिलिकॉन वैली में एक टेक्नोलॉजी कंपनी है ज़ेनडेस्क के नाम से। अम, ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट सैस क्लाउड वगैरह पे टेक्नोलॉजी पे हम काम करते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो सपोर्ट के लिए यूज होते हैं। लोग टिकट खोलते हैं, लैपटॉप खराब हो गया, किसी को एक्सेस चाहिए, वो ज़ेनडेस्क का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए टिकट्स खोलता है, सेल्स एग्जीक्यूट करता है। एज अ सीआरएम भी यूज होता है हमारा प्लेटफॉर्म। जिधर मैं जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मैं उसके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। सॉरी, थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ हो गया। मैं अपनी जर्नी और साथ में जो मेरा ट्रांजिशन था फ्रॉम प्योर कोडिंग से, मैं किस तरह से मैं आईटी ऑडिट की फील्ड में किस तरह से आया। अच्छा, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, आज से भी 2007 में मैंने स्टार्ट किया एएफ फर्गूसन को, जो कि कराची के अंदर है। मैंने काम यहाँ से स्टार्ट किया, सीखा भी का बहुत सारा काम यहाँ पे आ, कराची में, पाकिस्तान में सीखा। और एएफ फर्गूसन को लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, और बाकी शहरों में भी है। अच्छा, ये एएफ फर्गूसन को पीडब्ल्यूसी की मेंबर फर्म है, जो कि दुनिया भर में मौजूद है। ये जो ऑडिटिंग फर्म है, तो मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूंगा कि ऑडिटिंग फर्म्स और कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली इफ अगर आपको चार्ट अकाउंटेंसी का थोड़ा आइडिया होगा, तो आप लोगों को फर्म्स वगैरह के बारे में पता ही होगा। लोगों को पता होता है ज्यादातर, मतलब आप जैसे बात करेंगे तो लोगों को ज्यादातर अकाउंटिंग फर्म्स के बारे में ऑलरेडी काफी उनको मालूमात होती है। तो कंपनी के बारे में भी बता दिया मैंने, अपनी मौजूदा कंपनी के बारे में, अपना थोड़ा जर्नी के बारे में थोड़ा बताया है। अम, अच्छा, ऑडिटिंग के बारे में बताता हूँ कि ऑडिट, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है कि आईटी ऑडिट की क्यों क्यों जरूरत होती है। मगर गोइंग बैक, हम ऑडिट के बारे में बात करते हैं कि सिर्फ ऑडिट क्या चीज़ होती है, और क्यों जरूरी है। तो ऑडिटर क्या करता है कि एक गैर जानिबदार वो होता है, ये एनालिस्ट टाइप का होता है, जो कि आप कंपनी में जाता है। कंपनी की मैनेजमेंट आप समझ लें, एक होती है कंपनी के मालिक, एक लोग होते हैं, और मैनेजमेंट का मालिकों के लिए काम करती है कंपनी के। और ऑडिटर जो होता है, उसको कंपनी पे नहीं करती, बल्कि उसको डायरेक्ट मालिक पे करते हैं कि आप जाके देखें हमारी कंपनी में कोई मसला तो नहीं है, कोई घपला तो नहीं हो रहा, कोई करप्शन या कोई इस तरह की चीज तो नहीं हो रही, या कोई चीज ज्यादा करके या कम करके तो नहीं बताई जा रही। तो ऑडिटर का काम यही होता है कि वो जाता है, वो सारी बुक्स देखता है, सारे जो फाइनेंसेस हैं कंपनी के, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये सब चीजें देखता है कि अगर कोई कंपनी कोई चीज बेच रही है तो वो देखता है कि वो वाकई उतनी बिक रही है। ये सब चीजें वेरीफाई करना, ये एक ऑडिटर का काम होता है। फिर ऑडिटर ये सब चीजें देखने के बाद अपना एक इंडिपेंडेंट, एक गैर जनरल रिपोर्ट देता है, जो कि मालिकों, कंपनी के मालिकों को जाती है। ज्यादातर कंपनी, आपको मैं बता दूं कि कंपनी कई कई तरह की हो सकती हैं। एक शेड की कंपनी हो सकती है जो प्राइवेटली हेल्ड है, और कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि लोगों की कंपनी होती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पर, जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं, जाके लोग उसके शेयर्स खरीद के मालिक बन सकते हैं। तो ये ऑडिटर्स जो होते हैं, जो फाइनेंशियल ऑडिटर्स, आईटी ऑडिटर्स, दोनों ये उन लोगों को रिपोर्ट करते हैं बेसिकली।
अच्छा, जो मैंने आपको एग्जांपल बताई कि रह जाता था, बाहर के ऑडिटर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स कहलाते हैं, जो कि जिनका काम होता है कि उनको कंपनी पे नहीं कर रही होती, वो आउटसाइड कंपनी होते हैं, क्योंकि कोई इस तरह का इंडिपेंडेंस का इशू ना हो, जो गैर जानेदार हों, वो लोग बिल्कुल किसी के लिए काम ना करें बेसिकली। ये मकसद होता है एक्सटर्नल ऑडिटर्स को लाने का। और बाज़ औक़ात पब्लिक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक्सटर्नल ऑडिटर्स को लेके आए साथ। अच्छा जी, अब इंटरनल ऑडिट कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं, काम वही होता है सेम, बुक्स को देखना। अच्छा, अब मैंने बताया कि हर चीज़ जो है अब खातों पे नहीं है, रजिस्टर पे नहीं चल रही, बल्कि हर चीज़ कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर है। यानी कि आपका जो भी आपके अकाउंट्स हैं सारे, हर तरह के प्रॉफिट लॉस बुक्स, सब चीज़ें अब ईआरपीस के अंदर हैं, राइट। एसएपी, ओरेकल फाइनेंशियल के अंदर मौजूद हैं। तो आप उसको देखने के लिए सिस्टम ऑडिटर आपको चाहिए, टेक्नोलॉजी ऑडिटर चाहिए, जो मैं ऑलरेडी आपको एक बार क्लियर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। इंटरनल ऑडिटर्स कंपनी के अंदर होते हैं, कंपनी पे करती है उनको, मगर उनका काम वही होता है कि रिस्क को देखना, आइडेंटिफाई करना कि कहाँ ज्यादा ज्यादा रिस्क है। क्या हमें हैकिंग का खतरा है, हमारा जो डेटा है वो हैक हो सकता है कंपनी का, या हमें जो है ना बिजनेस को परेशान नुकसान हो सकता है, या हमें बिजनेस में एफर्ट, सेल्स कम हो रही है। बहुत सारी इस तरह की चीजें इंटरनल ऑडिटर देख रहे होते हैं और उस पर मुसलसल काम कर रहे होते हैं, और सजेशन दे रहे होते हैं ओनर्स को, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट पे को देखते रहते हैं हर वक्त कि मैनेजमेंट सही कर रही है, काम पूरा कर रही है, और जिस तरह से बेनिफिट के लिए कर रही है स्टेक होल्डर के, यानी कि ओनर्स के नहीं कर रही। तो ये सब चीजें इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर्स को भी ये बताते रहते हैं कि यहाँ अंदर किस तरह हो रहा है, उनके सवाल को बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या चीज पूछी जा रही है। गवर्नमेंट के ऑडिटर्स होते हैं, जैसे टैक्स वालों के ऑडिटर्स होते हैं, अगर जैसे उनको लग रहा है कि कोई टैक्स सही नहीं दे रहा है या इस तरह की चीजें, तो गवर्नमेंट के ऑडिटर्स अपने ऑडिट भेज देते हैं उनके पास। अच्छा, एक चीज और मैंने लिखी हुई है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा लर्निंग है। ये फील्ड ऐसी नहीं है, इसमें मैं जाता था, मैं मतलब जो एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर भी काम कर चुका हूँ, और मैं कभी किसी जगह पे पहुंचा होता था, कभी किसी सिटी में होता था, और वहां पे जाके मैं रुकता था। वहां पे जाके मैं कंपनी के कोऑर्डिनेटर से मिलता था, और साथ में उनसे पूछता था कि क्या हो रहा है कंपनी में, सिस्टम कौन से हैं, हाई रिस्क सिस्टम कौन से हैं, राइट। और उसके फिर मैं एक्सेस देखता था, चेंज बैकअप हो रहा है सही तरह के नहीं। बाज लोगों की बैकअप साइट्स होती हैं वो किसी और शहर में होती थी, तो ट्रैवल भी करने को मिलता है यंगस्टर्स के लिए, आपको इसमें ट्रैवलिंग भी है, आपको लोगों से भी मिलने को मिलता है, और आपको पता लगता है कि कंपनी कैसे काम करती है। ये बेस्ट पार्ट है इसका, कि आपको जो है ना टेक्नोलॉजी के साथ साथ, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको लोगों से मिलने को, कनेक्शंस बनाने को मिलता है। सो मैं वही बात आपको शुरू में बता रहा था कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था, बट मैंने क्यों वो चूज नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ा ट्रैवल, एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट था मेरा। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते होंगे कि कोडिंग जो है उनके लिए नहीं है, तो एक तरह से वो इस चीज को देख सकते हैं, और इसके बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन कर लें किसी एक फील्ड में, कि आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ चले जाएं, वो भी एक रास्ता बनता है। बहरहाल, तो ये हो गया अपना ऑडिट के बारे में। अच्छा, ऑडिट, आईटी ऑडिटिंग मैं ऑलरेडी टच करता रहा हूँ, बीच बीच में बताता रहा हूँ पिछले थोड़ी देर से, कि आईटी ऑडिटिंग कैसे डिफरेंट है और एक नॉर्मल ऑडिटिंग से। जैसे मैंने अभी बताया, इंटरनल वो टाइप्स थी। आईटी ऑडिटिंग जो है थोड़ा सा स्पेशलाइज हो जाता है, कि आपको अकाउंटिंग अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कंपनी की बारे में। मैं आपको आगे बता दूंगा कि आपने इसमें आपने क्या चीजें अभी करनी है, और मेरे हिसाब से आप लोग सब अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, या अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हैं, या अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो मैं इस हिसाब से आपको थोड़े बहुत हिंट, टिप्स दूंगा कि आप किस तरह से इस फील्ड में आ सकते हैं, किस तरह से अभी अपने पढ़ाई को यूज कर सकते हैं। तो मेरा मकसद इस वेबिनार का ये है कि आपका इंटरेस्ट, आपको बताया जाए कि ये भी एक फील्ड है, इस फील्ड के क्या बेनिफिट्स हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड है, और थोड़ा बहुत आप में इंटरेस्ट आप में दिया जाए, और हो सकता है कि आप में से कुछ इसको फॉलो अप करना चाहें, और आगे भी हम उससे आपसे क्वेश्चंस भी लेंगे अभी आगे चल के, कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, या आप किस तरह से इंटरेस्ट है, या आप लोगों को पहले से अंदाजा है, तो जब भी अभी क्वेश्चन करना,
तो थोड़ा बहुत अपना बैकग्राउंड बताना उसमें। तो एनीवे, कमिंग बैक टू आईटी ऑडिटिंग, इस स्पेशलाइज है, जैसे फाइनेंस ऑडिटर्स होते हैं, उनको अकाउंटिंग के बारे में उसके उनके रूल्स के बारे में पता होता है। आईटी ऑडिटर को साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, ईआरपी में स्पेशलाइजेशन होती है उनके पास। उनको पता होता है कि सैस क्या है, पैस क्या है, राइट। उनको ये पता होता है कि एडब्ल्यूएस के कंटेनर्स किस तरह से काम करते हैं, इस तरह की चीजें, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है। कोडिंग स्किल्स भी आपके काम आ सकती हैं। आप एसक्यूएल लिख के रिपोर्ट्स मॉडल कर सकते हो, और आप अगर ऑटोमेशन कर सकते हो, ऑटोमेशन समझ सकते हो। अगर किसी ने कोड में कुछ मसला किया हुआ है, तो एज अ कोडर अगर आप ऑडिटर हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ मसला है कोड में, या कोड जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर रहा। तो कोडिंग स्किल्स तो आपकी हमेशा ही काम आती हैं, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है ना। मतलब डेटा एनालिटिक्स, बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी होती हैं कि जो हम डेटा को स्टडी कर रहे होते हैं, राइट। उसमें कोई मतलब कोई वैल्यू मिसिंग है, उसमें हम ऐड करके रिकंसाइल कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं मुसलसल। ये भी हमारे पार्ट ऑफ द जॉब है। और स्पेशली अर्ली कैरियर में, कि आप जो है, आपके पास डेटा है, आप डाउनलोड करते हो सिस्टम से, उसको डिफरेंट तरह से देखते हो, एनालाइज करते हो, राइट। उसके अगेंस्ट डिफरेंट चीजें चेक करते हो कि अगर किसी को एक्सेस मिला है तो उसका टिकट ओपन है, अगर किसी ने कोई चीज चेंज की है कोड में तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी मौजूद है कि नहीं है, उसने एसडीएलसी का पूरा प्रोसेस फॉलो किया है कि नहीं, नहीं किया। चलिए, तो ये हमारा ऑडिटिंग का बैक थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ऑडिटिंग में क्या करना है, और साथ में हमें ये भी पता चल गया कि आईटी ऑडिटिंग किस तरह से डिफरेंट है, किस क्या चीज सिमिलैरिटी है। अगर अकाउंट, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो पहले अकाउंटिंग साइड पे थे, और वो अब आईटी आईटी ऑडिट में आ गए थे। मतलब थ्रू आउट द जर्नी मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जो पहले प्योर ऑडिटर थे, फाइनेंशियल ऑडिटर्स थे, अब वो आईटी ऑडिट साइड पे आ गए थे। थोड़ा सा सैलरी वगैरह भी अच्छी होती है, और थोड़ा सा आगे मतलब फील्ड भी चेंज हो जाती है, लोगों कभी थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं 4-5 साल एक ही फील्ड में काम करते हुए। तो अच्छा, साइबर सिक्योरिटी भी प्लस है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के भी स्पेशलाइज ऑडिटर्स होते हैं। तो अच्छा जी, स्किल्स के बारे में मैं थोड़ा सा एक स्लाइड अहेड ही चल रहा हूँ। तो स्किल्स के बारे में एक अच्छी चीज ये है कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपने बस काम करना है इंग्लिश स्किल्स पे अपनी, और बहुत लिखने की भी और पढ़ने की, बोलने की भी अच्छी होनी चाहिए। लोकली पाकिस्तान में चल जाएगा, मसला नहीं है, मगर जैसे आप इंटरनेशनल जाते हैं तो साथ साथ बेसिक आप अच्छे उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को आप अच्छा करें, क्योंकि ये जरूरी है। और ये मैंने बताया कि बहुत रिवॉर्डिंग कैरियर है इसका। सो फार मेरे लिए अलहमदुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, और एक्सपोजर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसमें। अच्छा जी, तो डॉक्यूमेंटेशन एक चीज़ आपको अच्छा है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, यानी कि आपने मुझसे बात की, आपने लिख लिए, नोट्स लिख लिए, आपने किसी और से कंपनी में बात की, आपने नोट्स लिख लिए, सारे जो मिनट्स थे, जो भी मुझसे बात हुई उसकी, तो गुड है। मगर ज़रूरी नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान में चल जाता है। रिस्क असेसमेंट हो गई, कि आपने चेक करना है कि कंपनी को किन 10 चीज़ों की ज़रूरत है अभी, या किन 10 खतरे हैं कंपनी को, कौन से टॉप 10 रिस्क हैं। तो उसमें फिर वो भी आपको, अगर वैसे आप सोचते हैं कि कैसे फोर्सी करते हैं कि चीज़ें, किन चीज़ों की ज़रूरत है कंपनी को, तो वो भी आपके लिए अच्छी स्किल है। वो भी रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट भी पूरा एक सब्जेक्ट है, और इसके ऊपर पूरी एक प्रेजेंटेशन हो सकती है। इसी तरह से डेटा गवर्नेंस है, कि आपने डेटा किस तरह से स्टोर कर रहे हैं, किसकी ओनरशिप है, राइट, उस डेटा पे, कौन किसको पता है उस डेटा। जैसे फाइनेंस का डेटा है तो उसको फाइनेंस का लीड जो सीएफओ कहलाता है वो ओन करेगा, राइट। अगर कोई पेरोल का है तो जैसे सैलरी का डेटा है, तनख्वाह का डेटा है, तो उसको जो है ना वो एचआर वाला ओन करेगा। तो गवर्नेंस उसकी किसी पॉलिसीज और प्रोसेस और हर चीज उससे आगे शुरू आ जाती है, कंट्रोल्स भी आ जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, आई एम श्योर बहुत सारे जो ना यहाँ पे एक्सपर्ट्स आ चुके होंगे ऑलरेडी, जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी की बात की होगी। डेटा उसमें कई तरह के अटैक्स आ जाते हैं, उनसे कंपनी को देखना है कि भाई डीडॉस अटैक अभी हो रहा है कंपनी पे ज्यादा, तो डीडॉस सर्वर्स बंद हो जाते हैं, ऑफलाइन चले जाते हैं डीडॉस की वजह से। तो वो उनको आपने देखना है कि अगर अब इस तरह से आपकी कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं हुई कि आप आपकी कंपनी पे डीडॉस, तो इस तरह से रिस्क असेसमेंट और साइबर सिक्योरिटी, रिस्क असेसमेंट से हर चीज शुरू होती है हमारे पास। हर चीज जो ऑडिटर काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, और उसको
किसी वजह से वो उस पे काम करते हैं, तो बहुत स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज फील्ड समझी जाती है। अच्छा, इस साथ डेटा एनालिटिक्स में एक्सेल पहले इतनी पावरफुल नहीं होती थी, अब एक्सेल जो हमारी नॉर्मल वर्ड एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट, ये बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसमें फॉर्मूलाज लग जाते हैं, इसमें वैलिडेशंस लग जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, पिवट हो जाता है, वी लुकअप लग जाते हैं। ये सारी चीजें आपने सीखनी है अगर आपने जो है ना, ये वैसे भी काम आती हैं, जैसे कम्युनिकेशन काम आती है, रिस्क असेसमेंट काम आती है, हर जगह काम आएंगी। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये आपको हर जगह फायदा ही करेंगी करियर में। ये चीज़ तो आप अभी से सीखना शुरू करो, स्पेशली एक्सेल की। एक्सेल देखो, तो कोडिंग के अलावा आपके पास ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, मतलब प्योरली, और ये भी टेक्निकल हो सकते हैं। जितना आप टेक्निकल करना चाहो टेक्निकल हो जाते हैं। इस फील्ड में जिन लोगों से आप मिलते हैं कंपनी में, वो 10-10 साल से उससे भी ज्यादा अपनी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, मास्टर्स होते हैं। तो आपको प्रिपेयर करना पड़ती है हर चीज, उनके लिए समझना पड़ता है, उनके हिसाब से चीजों को देखना पड़ता है। तो चैलेंजिंग भी है, मगर आपको तेजी भी चाहिए कि आप बिल्कुल समझ सको कि कैसे करना है, क्या करना है, स्मार्टनेस चाहिए। अच्छा जी, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो कि लाइसेंस भी हैं, अपने पाकिस्तान में भी यूज होते हैं, और मुल्क दुनिया भर में जो है ना, ये सब जगह मानी जाती हैं सर्टिफिकेशंस हैं। इसमें सबसे टॉप पे जो है आईटी ऑडिटिंग के लिए, वो है सीसा सर्टिफिकेशन। ये अभी से नहीं, काफी अरसे से है, और लोगों ने बहुत सारे, मैंने भी एट सम पॉइंट की थी सीसा सर्टिफिकेशन 2012 में। और ये बड़ी रिकग्नाइज होती है सब जगह, मतलब चलती है। आपको इसके सर्टिफिकेशन और अपने बैचलर के थ्रू आपको जॉब मिल सकती है इंटरनल ऑडिट में। ये इतनी काम की चीजें। सीएसएम भी, सीआईएसएम भी एक ही तरह की, इस तरह की एक सर्टिफिकेशन है जो ज्यादातर मैनेजर साइड पे, यानी कि कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो कंट्रोल्स बना रहे हैं, उनके लिए। सीआईएसएसपी भी एक अच्छी सर्टिफिकेशन है, आईटी ऑडिटर्स के लिए यूजफुल है। और इसमें साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए, मैनेजर्स के लिए है, सिक्योरिटी मैनेजर्स के लिए ज्यादा है। तो ये सब चीजें, अगर इनमें से आपने कोई भी एक सर्टिफिकेशन की हुई है या आप तैयारी कर रहे हो, जब आप आईटी ऑडिटर का इंटरव्यू देने जाते हो, तो ये आपको प्लस है। आपको, मैंने इंटरव्यूज बहुत सारे लिए हैं, और अगर कोई इनके बारे में पढ़ रहा होता है या जानता होता है, तो मैं उसको इंटर्नशिप या हायर करने में मैं इंटरेस्ट लेता हूँ। तो आपके सीपीए, एसीसीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम सुना हुआ होगा। जब भी अकाउंटिंग कंपनीज आती हैं पाकिस्तान में खासकर, तो चार्टर्ड अकाउंट का अकाउंटिंग बैकग्राउंड होता है, फाइनेंस के चीजें समझते हैं ये लोग, नंबर्स के लोग होते हैं। और ये इनमें से भी अगर आप कोई बैकग्राउंड है, तो आपको आईटी ऑडिटिंग में उससे भी, वो भी प्लस है। अच्छा। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया था प्रेजेंटेशन के अपने, कि मैं आपको थोड़े बहुत चीजें बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप, अगर इंटरेस्टेड हैं इसमें, इस काम में, आईटी ऑडिटिंग में, तो आप उसको किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सर्टिफिकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीसा बेस्ट है, सीसम और सीएसएसपी साइबर सिक्योरिटी। सीएसएसपी अगर आप कर रहे हैं, तो आपको साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी, मतलब दरवाजे खोलेगी, और सीसा की जॉब की तरफ भी आपको लेके जाएगी। तो दोनों चीजें जो है ना, आपको सर्टिफिकेशन, अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो इंटर्नशिप करने की कोशिश करें। बिग बिग फोर का नाम अभी मैं आगे और भी बात करूंगा, जो कि लोकल अपॉर्चुनिटीज हैं और इंटरनेशनल के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर। तो अकाउंटिंग फर्म्स है बेसिकली, जैसे आपके फैंग हैं, उसी तरह से अकाउंटिंग साइड पे जो होते हैं ना, वो बिग फोर या बिग फाइव, बिग टेन फर्म्स कहलाती हैं, जो कि उतनी ही मशहूर हैं अकाउंटिंग में और फाइनेंस साइड पे, जैसे प्राइस वाटर कूपर्स, डिलॉयट, ईएनवाई, केपीएमजी, बीडीओ। ये सारी फर्म्स हैं जो कि दुनिया भर में सब लोग जानते हैं। ये, इनमें से बास फर्म 100 साल पुरानी है, तो लोगों को इसके बारे में पता है। कोशिश करनी चाहिए कि आप इंटर्नशिप कर लें इंटरनल ऑडिट में, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप करेंगे, तो आपको जॉब में बहुत आसानी होगी, बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको प्रेफर किया जाए। सीसा हो, इंटर्नशिप हो, दोनों चीजें हो, तो दो, एक्सेल में अगर आपको आता है अच्छी तरह, फॉर्मूले पुट कर लेते हैं, वो भी एक प्लस है। कम्युनिकेशन स्किल्स के मैं बारे में बता चुका पहले ही। कोर्सेज कर सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। आई कोड गुरुज भी लेता है, जो कि आपको कोडिंग सिखाता है, साथ में साइबर सिक्योरिटी बताता है। बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारे चीजें अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या चीज सर्च करनी है आपने, वो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा, और हम आगे बात भी करते हैं। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा बताना है अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान, और फिर हम बस क्वेश्चंस के लिए बात करेंगे। आई होप मैंने इसको ज़्यादा बढ़ा ना दिया हो। तो
अपॉर्चुनिटीज में पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने इंटर्नशिप कर ली है या आपने कुछ कोर्सेज कर लिए हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। मतलब आप किस्मत आजमा सकते हैं, इसमें अच्छी जॉब होती है। शुरू में बहुत काम होता है, डिमांडिंग जॉब है। वीक के 70-70 घंटे भी काम करना पड़ता है, मैंने भी किया, सभी करते हैं। और सीखने को आपको बहुत मिलता है, ट्रैवल भी बहुत है इसमें, इस फील्ड में। तो आप जैसे देख रहे हैं कि बैंक में सारे रुपए वगैरह इसका जोड़ हो रहा है, अकाउंट का सारी चीजें हैं। तो बैंक को भी चाहिए आपके ऑडिटर, बहुत सारे इंटरनल ऑडिटर भी बहुत बड़ी होता है, और फर्म्स के में भी आपको ऑडिटर चाहिए, जो कि मैंने आपको 10 तो फर्म्स हैं जो बड़ी हैं, और पाकिस्तान में सब हैं। पाकिस्तान में ए फर्गूसन है, डिलॉयट पाकिस्तान है, फोर्ड EY है, तासीर हादी है। आप इनको सर्च भी कर सकते हैं, लोग भी बहुत, पिछले लोग भी जानते हैं, अभी के भी लोग इन फर्म्स को जानते हैं, और बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है इन फर्म्स का, हर दुनिया में हर जगह माना जाता है। मेरा पाकिस्तान का फर्गसन का एक्सपीरियंस अमेरिका वालों ने माना, जिसकी वजह से मुझे वहां पे जॉब मिली। तो इसी इसी ट्रैक को आप भी देख ले सकते हैं। इसके साथ मेरे बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथ ए फर्गूसन को में काम करते थे, वो अब सऊदी चले गए यहाँ से, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, गल्फ कंट्रीज में बहुत अच्छी पेइंग जॉब्स पे सेम इन्हीं फर्म्स में वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये फर्म्स दुनिया भर में हर जगह मौजूद हैं, और हर सिटी में मौजूद हैं, बड़ी सिटी में मौजूद हैं। जैसे कि जद्दा में भी होगी, किसी और बड़ी सिटी में भी मौजूद है, सऊदीया के में भी 4-4 5-5 जगह हैं। इवन पाकिस्तान में भी ये फर्म्स हर जगह ही मौजूद है, इस्लामाबाद में भी ये फर्गूसन को है, इस तरह डिलॉयट EY भी हैं, KPMG भी हर जगह है, और बहुत सारी फर्म्स हैं इस तरह से। तो आप उनमें देखें, अपॉर्चुनिटी बहुत होगी, अभी भी बहुत होगी। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा सिस्टम यूज हो रहे हैं, अब मैनुअल चीजें खत्म होती जा रही हैं, पेपर्स खत्म होते जा पेपर्स पे सारे रिकॉर्ड्स हटाए जा रहे हैं। तो अब हमारे पास ज्यादा चीजें कंप्यूटर है, और उसमें भी सारा सिस्टम जो है ना ऑनलाइन है कम्प्लीटली। अब आपके पास सर्वर नहीं है जो आपके कंपनी के अंदर लगा हुआ है, अब सर्वर आपका कहीं और मौजूद है। तो उससे भी और ज्यादा इन सब चीजों की जरूरत होती है। फिर बहुत सारी कंट्रीज में आपको, आपके पास रेगुलेशन होती हैं, उनके कानून होते हैं जिनके हिसाब से चलना होता है, और ऑडिटर्स उन कानून को भी देख रहा होता है कि कंपनी ये सारे कानून को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसके लिए भी होता है। वो सब चीजें जो होती हैं वो आपके प्राइवेसी से भी रिलेटेड कानून होते हैं उसमें। उसमें आपके पास सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं कि, और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है कंपनी को, जो कि स्पेशली बाहर होती है। तो आई थिंक उसमें मैंने काफी बात कर ली कि क्यों चाहिए, और आई होप कि आप लोग फॉलो कर रहे हो कि ये फील्ड में। मगर आपके पास अगर जो भी क्वेश्चन है, हम अभी हम लेते हैं थोड़ी देर में उन क्वेश्चंस के बारे में। तो मुस्कान, कैसे इसको फॉर्मेट करना है, आप क्वेश्चन करोगे या डायरेक्टली लोग जंप इन करेंगे? सर, पार्टिसिपेंट जो क्वेश्चन करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई कैन स्टार्ट फॉर माई सेल्फ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। सर इसमें आपने जो बात कही इसमें सर थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि आपने ज़्यादातर जो बात की है जो फाइनेंशियली हम ऑडिट करते हैं कि हम फाइनेंसिस को देखते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं जो डिक्लेयर किए हैं वो किस तरीके से और बाकी जो सारी चीज़ें। सर लेकिन आईटी ऑडिट में तो सर हम ज़्यादातर ये चीज़ देखते हैं कि कंपनी में जो सेट प्रैक्टिसेस हैं क्या वो फॉलो हो रही हैं, जो हम मालिकान को बताया गया है कि हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं और उसको जो हो रहा है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहे। तो सर इस पे थोड़ा सा आप बताइएगा कि जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं और जो आईटी ऑडिटिंग है इसमें थोड़ी सी आप अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो दैट वुड बी मच बेटर। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फाइनेंशियल ऑडिटर्स जो होते हैं वो फाइनेंस साइड की चीजें ज्यादा देख रहे होते हैं, यानी कि आइजाज होते हैं डिफरेंट ना, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जैसे US गैप हो गया, IFRS हो गया, यहाँ पे IFRS यूज होता है, राइट, और US गैप यूज होता है। इस तरह से आईटी ऑडिट साइड पे हम लोग, क्योंकि आईटी ऑडिट के बैकग्राउंड से, तो हम सिस्टम को समझते हैं, राइट, कि डेटा कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ट्रांसफर हो रहा है। जैसा जैसे इंटीग्रेशन समझते हैं हम कि SAP से दूसरी जगह से डेटा कैसे इंटीग्रेट हुआ हुआ है, उसमें सोप प्रोटोकॉल्स हो गई, रेस्ट प्रोटोकॉल किस तरह से काम करती हैं, राइट। और उसके जो है डेटा अगर दोनों सिस्टम में किस तरह से मतलब कंसिस्टेंट है, इंटेग्रिटी सही है, कंप्लीटनेस है, एक्यूरेसी है, ये सब चीजें हम देख रहे होते हैं। आईटी ऑडिटर्स, हमारे जर्नल कंट्रोल्स का रिव्यू होता है, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल सही बात की कि मेरी कोशिश इस वेबिनार में ये है कि मैं मेजॉरिटी आप लोगों से कनेक्ट हो सकूं, और अपना ये समझा सकूं कि इस फील्ड में होता क्या है।
आईटी ऑडिट साइड पे इंडिपेंडेंट, हम ये भी एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि जैसे हम अभी जूम पे बात कर रहे हैं, अब एक जूम का रिव्यू करके मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर एक आईटी ऑडिटर बता सकता है कि इस जूम में क्या क्या मसले आ सकते हैं, इसमें क्या क्या मसले हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है तो बहुत सारी जगह पे ये होता है कि रिकॉर्डिंग का जो है आपने पॉपअप देना है, हो रहा है पॉपअप नहीं आ रहा है लोगों के बारे में। बहुत सारी कंट्रीज में आप उनको लोगों को बताए बगैर रिकॉर्ड नहीं कर सकते ये सेशन, उनकी आवाज और हर चीज। तो अमेरिका में एक कानून है कि, तो बहुत सारे लॉज हम देख रहे होते हैं। और आईटी ऑडिटर की स्पेशलाइजेशन होती है आईटी साइड पे, जो कि वो सिस्टम्स को समझ रहा होता है, एक्सेस को समझता है, सिंगल साइन ऑन को समझता है। जैसे ऑक्टा वगैरह का नाम सुना होगा आपने, आपने सुना होगा एनक्रिप्शन वगैरह के बारे में आइडिया होगा। तो हम इसी तरह की चीजें देखते हैं कि हम चेंजेस, एक्सेस चेंज, बैकअप के बारे में, जैसे टेप ड्राइव वगैरह ये सब चीजें होती हैं, लॉग रिव्यूज होते हैं। तो आईटी ऑडिटर उस साइड पे ज्यादा होता है, और हम बताते हैं फाइनेंशियल ऑडिटर्स को कि हमें मसला लग रहा है इस सिस्टम में। जैसे हमने उठाया कोई बेसिस एनालिसिस किया, एसएपी बेसिस को देखा, तो हम फाइनेंशियल ऑडिटर्स को कह देंगे कि भाई हमने जो है ना एसएपी बेसिस चेक किया है, उस पर रिव्यूज किए हैं अपने और ऑडिट के, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हमें कंफर्ट नहीं आ रहा है इस पे, हम इस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। जो कंट्रोल्स, आईटी कंट्रोल, जनरल कंट्रोल्स हो गया, फिर एप्लीकेशंस कंट्रोल हो गया, तो फिर हमारा फाइनेंशियल ऑडिटर उसको डिटेल में टेस्टिंग करता है। अब वो पहले तो सैंपल्स लेता है ना, कि 15-20 सैंपल्स लेता है, जो भी मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहा है। नाउ वो सब पूरा फुल टेस्टिंग करेगा, कंप्लीट, कोई सैंपल सिलेक्शन नहीं करेगा, उसका काम बढ़ जाएगा। तो आईटी ऑडिटर्स के जरिए उसका काम कम हो जाता है। हम उनको बताते हैं कि भाई सिस्टम पूरा ठीक काम कर रहा है, इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है, इसमें चीजें सब ठीक चल रही हैं हमारे हिसाब से, कि जिसको आपने एक्सेस दिया है वही एक्सेस कर रहा है, जिसको आपने चेंज का बताया वही चेंज कर रहा है, चेंज सब कुछ लिखा हुआ, जो चीजें हैं वही चेंज हो रही हैं। ये नहीं कि लोग अपनी मर्जी से सब चल रहे हैं, राइट। जो चेंज कर रहे हैं वो टेस्ट हुआ हुआ है, एक टेस्ट अलग इन्वायरमेंट बना हुआ है उस टेस्ट का। तो बेसिकली ये, इट्स नॉट रियली इजी टू सेट अप लाइन। तो ये एक तो हमारा आईटी ऑडिटर्स का काम होता है फाइनेंशियल ऑडिटर्स के साथ मिलके। एक मैंने वो एग्जांपल बताई आपको, राइट, कि सैंपल सिलेक्शन चेंज हो जाएगा, सब चीजें। एक हमारा फाइनेंशियल ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑडिट करना, वो मैंने आपको बताया कि मैं जूम का रिव्यू करके बता सकता हूँ कि भाई ये कॉन्फ्रेंस रूम में बेसिकली कॉन्फ्रेंस एंड होगी, मगर अब लोग अभी भी लॉग इन है, और वो कॉन्फ्रेंस रूम में कोई और आ रहा है तो सुन रहे हैं उसकी बात, राइट। तो इस तरह की चीजें हम और उसको रिव्यू करके डिटेल में एनालिसिस करके बता सकते हैं। कोई भी टूल उठा के, जैसे ज़ेंडेस्क का रिव्यू कर सकते हैं, सेल्स फोर्स का रिव्यू कर सकते हैं, कोडिंग के अंदर जाके देख सकते हैं कि किसी ने कोई कोडिंग का कोई इशू तो नहीं क्रिएट किया हुआ, कोई चला गया उसने कोडिंग में कोई मसला करके चला गया। तो इस तरह की चीजें हम लोग देख सकते हैं। तो हो सक होपफुली मैंने कुछ आपको बता आइडिया दिया हो, कोई लाइन ड्रॉ हुई हो वह। यस सर, परफेक्टली डन। सर, जस्ट एडिंग टू द क्वेश्चन जो जिसका आपने अभी आंसर किया, सर ये हर कोई तो नहीं कर सकता ना। लाइक हमारे पास अभी जूम की एप्लीकेशन है जिसके ऊपर ऑडिट परफॉर्म, मेरा नहीं ख्याल कि एक आम बंदा कर सकता है जब तक उसके पास स्पेशल एक्सेस ना हो इन फीचर्स का, क्योंकि हमें तो बहुत ही पैकेज्ड एप्लीकेशन मिलती है जहाँ पे ना हमें एरर मैसेजेस शो हो रहे होते, ना कंसोल शो हो रहा होता, ना कुछ शो हो रहा होता। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तो हमारे पास होता ही नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम्म। तो अच्छा, आप जो हैं हम लोग जो यूज कर रहे हैं और आप लोग जो यूज कर रहे हैं अभी जूम का, जो इंस्टेंस यूज कर रहे हैं वो पर्सनल यूज के लिए होता है। बहुत सारे लोग इस कॉल पे होंगे जो प्रोफेशनल यूज के लिए कर रहे हैं। अब प्रोफेशनल उस पे पीछे कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई होती हैं, तो आप लर्निंग के लिए अपने इंस्टेंस में जाके, सेटिंग्स में जाके, एडवांस सेटिंग्स में जाके सब चीज़ें देख सकते हैं। मगर ऑब्वियस सी बात है कि वो, एक तो जूम भी दो तरह से मार्केट कर रहा है ना, एक कंज्यूमर को कर रहा है, एक कॉर्पोरेट को कर रहा है। तो हम कॉर्पोरेट के इंस्टेंस को जाके रिव्यू करते हैं। आपको आपने सुनने में आया हो कि बहुत अरसे पहले कुछ ऐसा हो रहा था कि पासवर्ड के बगैर लोग लॉग इन हो जा रहे थे जूम में, और क्लासरूम्स में चले जा रहे थे, इस तरह की चीजें हो रही थी। तो उस तरह के जो साइबर इश्यूज हैं, प्राइवेसी इश्यूज हैं, उसको हम लोग देख रहे होते हैं। और कॉर्पोरेट के पास आपके पीछे हमें पूरा एडमिन अकाउंट होता है, ऑडिटर्स के पास एक्सेस होता है, हर चीज का रिक्वेस्ट करके हम ले सकते हैं, और हम उनको रिव्यू कर सकते हैं पीछे सेटिंग्स जो हैं। और जो एंटरप्राइज वर्जन है, जो कंपनीज में इस्तेमाल होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सेटिंग्स होती हैं, उनके पास डिफरेंट एनहेंस फीचर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स मौजूद होती हैं, और कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ें हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज लगा सकते हैं उसके ऊपर। होप आई आंसर योर क्वेश्चन।
सही है सर। बिल्कुल हमारे पास हाईकोर्ट गुरु के ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट्स हैं, और हमने इस तरह के अटैक्स फेस भी किए हैं पास्ट के अंदर, सो आई कैन रिलेट टू इट। गुड। Sir Jamal, चलिए, थैंक यू। first of all, thank you for today's session. And मेरे तीन क्वेश्चन हैं सर आपसे। ग्रीन सिस्टम सॉल्यूशन आईटी ऑडिटिंग कैसे करते हैं, या फिर वो कंपनी के लिए कितनी नीडफुल है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस किस हद तक आईटी ऑडिटिंग कैसे उसको संभालता है। आप अपने एग्जांपल से या अपनी कंपनी के एग्जांपल से हम कुछ गाइड कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट के आईटी ऑडिटिंग थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट कैसे करता है। अच्छा, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कैसे ऑडिटर्स किस तरह से काम कर सकते हैं, कि उनसे क्या फायदा हो सकता है ना। जी जी सर। सर फर्स्ट ग्रीन से रिलेटेड था कुछ। ग्रीन सिस्टम सॉल्यूशन एंड थर्ड अच्छा, ग्रीन सिस्टम सॉल्यूशन से मुझे इतना नहीं, बट मैं आईटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे नई टेक्नोलॉजी आपको पता है आती जाती हैं, उसमें सिलिकॉन वैली में तो एवरी वीक आपको कुछ ना कुछ जो है ना नई चीज़ें आ रही होती हैं, चाहे वो ब्लॉकचेन के थ्रू हो, चाहे वो एआई के थ्रू हो, या जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम एआई की एग्जांपल ले लेते हैं, तो एआई में आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, चैट जीपीटी वगैरह, ओपन एआई जो भी है, इसमें आपको जो है बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, राइट। जैसे कि आप कंपनी की प्राइवेसी का इशू आ जाता है, जैसे हम अभी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का रिस्क लेते हैं, तो आप उसको, आपकी कंपनी उसको कैसे मैनेज करेगी, राइट। ये सब चीज़ें आईटी ऑडिटर इसको पहले से स्टडी कर रहा होता है। हमारा वन ऑफ द गोल्स यही होता है कि हमें कंटिन्यूसली लर्न करना होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, कंपनी को किस तरह से इफेक्ट करेगी। फिर हमारी इंटरनल मीटिंग्स होती हैं जिसके थ्रू, जिनमें हम लोग जो हैं इस बारे में डिस्कशन होते जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी को लर्न करना, और एक स्टेप आगे चले जाते हैं हम लोग आईटी ऑडिटर्स या टेक्नोलॉजी ऑडिटर्स, और उसके रिस्क को देखते हैं, उसको देखते हैं कि हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, हम कौन से कंट्रोल्स लगाएं, होने चाहिए, कि हम जो है ना इमर्जेंट टेक्नोलॉजी का रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर सकें। जैसा कि हम ये तो नहीं कि हम हम अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी में डाल रहे हैं, या हम अपने, हमारे बहुत ही कोई सीक्रेट कोडिंग वगैरह मौजूद है, हम उसको उठा के चैट जीपीटी के ऊपर जो है कॉर्पोरेट वर्जन नहीं है जो पब्लिक वर्जन में डाल कर रहे हैं। तो इस तरह के हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं, और एक तरह से हम एक अंदाजा करके हम बताते हैं कंपनी को कि ये रिस्क ले सकते हैं, मतलब लिया जा सकता है, अवॉइड कर सकते हैं, या ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हम लोग डिस्कशन करते हैं। ग्रीन सिस्टम सोल्यूशन से मुझे, आप कार्बन फुटप्रिंट साइड की बात तो नहीं कर रहे हैं, मुझे वही लग रहा है कि उसकी भी ऑडिटिंग है, उसका भी एनर्जी ऑडिटिंग वगैरह का एक फील्ड है जो कि बहुत ज़्यादा बहुत इन है आजकल, क्योंकि हर कंपनी भी कोशिश कर रही होती है कि उसके सिस्टम जो हैं वो उसका कार्बन फुटप्रिंट कम हो, और अमेरिका में इस चीज़ को बहुत वैल्यूबल समझा जाता है कि कंपनी ने, एक वैल्यूबल कंपनी अपने जो है फुटप्रिंट कैसे कर रही, कम करी। थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट जैसा कि और फील्ड्स हैं, वैसे ऑडिटर्स भी काम कर सकते हैं थर्ड पार्टी में। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई कंपनी, हमारी कंपनी किसी कंपनी से कोई चीज़ खरीद रही है, तो हम उस कंपनी के बारे में हम उसकी कंपनी के बारे में उनको एक टेम्पलेट भेज देते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं कि आपकी कंपनी में आप किस तरह के ऑडिट्स होते हैं, ठीक है, आपकी साइबर सिक्योरिटी कोई अटैक तो नहीं हुआ आपकी कंपनी पे, आप किस तरह से हायरिंग करते हो, थोड़ा बहुत समझते हैं। वही हम जो, गोइंग बैक टू वही बात हमारी, कि रिस्क रिस्क कितना है इस कंपनी के साथ बिजनेस करने में हमारी कंपनी को। तो हम उनसे कोई, हम अपना डेटा उनके सर्वर्स पे रखेंगे, जैसे सैस है, कोई अमेजॉन वेब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या कोई गूगल क्लाउड प्रोवाइड पे काम कर रहा है, तो हम उनसे उनको अपना एक टेम्पलेट भेजते हैं, उस टेम्पलेट के जवाब देखते हैं, उसके ऊपर हम लोग आईटी ऑडिटर्स भी ये काम कर सकते हैं। थर्ड पार्टी के और भी लोग होते हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले भी होते हैं इसमें, और प्रोक्योरमेंट वाले भी होते हैं, राइट। जी जी सर। तो आज सर मुझे ये चीज़ें क्लियर हुई कुछ काफ़ी सारी।
और दूसरा ये कि जब आपको ये ऑडिट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक तो पहले टाइम कितना मिलता है इनके लिए ऑडिट करने के लिए, और उसके बाद आप इस पे कितना रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक ऑडिटिंग लीडिंग या फिर हाँ, तो आप देखें ना, डिपेंड करते हैं कि आप कैरियर में किस जगह पर हैं, राइट। जो उस हिसाब से फिर आपको आईटी ऑडिट फील्ड में काम होता है। तो आप समझ लें कि एक टिपिकल ऑडिट जो है उसकी प्लानिंग में आपको 2 हफ्ते लग जाते हैं। फिर जैसे मीटिंग सेट होती है आपकी, आप लोगों से बात करते हैं, उस हिसाब से आपको डिपेंड करता है कि किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करें। बट एक टिपिकल प्रोजेक्ट 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो जाता है। उसके साथ साथ आप डॉक्यूमेंट भी करते जाते हो, रोजाना मिलते हो, चीज़ों के बारे में पूछते हो। आपके पास क्वेश्चनेयर्स मौजूद होते हैं प्रैक्टिस के, जैसे थर्ड पार्टी का मौजूद है क्वेश्चनेयर, वेंडर सिक्योरिटी असेसमेंट का मौजूद होता है क्वेश्चनेयर, बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं ऑलरेडी। स्पेशली जब आप पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, इन कंपनीज के लिए काम करते हो, बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल होती है कंपनी के अंदर। और टिपिकली समझ लें 2 मंथ्स लगते हैं, 6 वीक्स पूरा एंगेजमेंट, एक टिपिकल एंगेजमेंट अगर आप एक्सटर्नल ऑडिटर्स के ऑडिट में कर रहे हो तो। एक मैं बहुत एक रफली आइडिया बता दे रहा हूँ आपको, इसमें कोई स्पेशल असाइनमेंट जो होगा उस हिसाब से ज़्यादातर कंपनीज का ऑडिट होता है ईयर एंड पे, ठीक है। और उस ईयर एंड में आपको ये होता है कि आप पहले से चले जाते हो, आप फाइनेंशियल ऑडिटर्स से पहले जाते हो, और उनसे पहले आप जैसे दिसंबर में किसी का ईयर एंड है, ठीक है, ऑडिटर्स ईयर एंड के साथ और उसके बाद रहते हैं, राइट। जो फाइनेंशियल ऑडिट, हम लोग थोड़ा पहले चले जाते थे और हम वहाँ पे जाके असेसमेंट कर लेते थे अपनी, फिर उस हिसाब से रिपोर्ट हम फाइनेंशियल ऑडिटर्स को बताते थे, उनका सैंपल सिलेक्शन उस हिसाब से होता था। एनीवे हम बहुत सारे क्वेश्चन है, कहाँ टाइम कम है तो और दूसरे क्वेश्चन भी लेते ठीक है सर, थैंक यू सर। हैं। जी सर, दानिश आप अपना क्वेश्चन कर लें। सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा बहुत क्वेश्चन इन्हीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है कि जो एक आईटी ऑडिटर होता है वो इन सब चीज़ों को मैनुअली करता है या इनके कोई ऑटोमेटेड टूल्स हैं। बिल्कुल ऑटोमेटेड टूल्स मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आपको एसएपी का आपने रिव्यू करना है तो आपके पास टूल है जो कि आप रन कर देते हैं सर्वर पे, या स्क्रिप्ट भेज देते हैं एसएपी बेसिस एडमिन को, या कोई भी आपको सेल्स फोर्स का रिव्यू करना है तो उसका स्क्रिप्ट बना हुआ पड़ा होता है। वो स्क्रिप्ट क्या करता है कि सारी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लेता है, जो डेटा तरह का डाउनलोड कर लेता है, और उसके थ्रू काम बहुत आसान हो जाता है। तो स्क्रिप्ट्स हैं, डेटा पुल करने के लिए मौजूद होती हैं, रिव्यू करने के लिए भी होती हैं। जैसे इकोरा करके एक है जिससे आप नेटवर्क असेसमेंट कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जो कि ऑडिट में भी यूज होते हैं, साइबर सिक्योरिटी में भी यूज होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्टली काम करते हो। तो मैनुअल भी है काम, और अगर ऑटोमेट करना चाहें तो उसके लिए भी टूल मौजूद होते हैं। स्पेशली जो ये फर्म्स हैं इनके पास टूल्स भी होते हैं, गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। जिस ऑडिट पे जा रहे हैं आप, डेटाबेस का रिव्यू कर रहे हैं तो डेटाबेस का इनके पास 2 पेज के आपको गाइडेंस दी हुई होगी, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रिप्ट दी हुई होंगी जो कि आप उस कंपनी के डेटाबेस एडमिन को दोगे, वो आपको डेटा पुल करके देगा। फिर आपको ये भी पता होता है, लिखा होता है कि आपने कैसे रिव्यू करना है, क्या चीज़ देखनी है, आपने कितने एडमिन्स को देखना है, या इस तरह की बहुत सारे जो कंट्रोल्स हैं उस डेटाबेस पे वो चेक करने हैं। तो इसमें आपको गाइडेंस बहुत अवेलेबल होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि स्टार्ट करें इन फर्म्स के थ्रू। जब फर्म्स के थ्रू आएंगे तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो जाता है, फिर आप खुद से भी करना शुरू कर देते हैं। जब एक टाइम आ जाता है कि फिर आप जो है ना, आपको खुद पता होता है कि मैंने क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कंपनी में, कौन से कंट्रोल्स मोर इम्पोर्टेंट है। तो एक्सपीरियंस के साथ आता है, मगर ये बड़ा अच्छा करियर है बेसिकली। होप आई आंसर योर क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है और मैं बे एरिया में होता हूँ, और मेरा ताल्लुक हाईकोर्ट कुर्ग की मैनेजमेंट से है। तो सर जमाल इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ अस। हम लोग अमूमन सैटरडे मॉर्निंग को इकट्ठे हाइकिंग करते हैं। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। आपने सैटरडे की सुबह आज हाइकिंग स्किप की और हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाला, और बड़ी अच्छी आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की। मेरा ताल्लुक भी आईटी से है, लेकिन आईटी ऑडिटिंग के बारे में मुझे इतना नहीं पता था। आज आपसे मैंने भी बहुत सीखा है, और थैंक यू फॉर गिविंग दिस पर्सपेक्टिव। और ये आपकी बड़ी अच्छी बात है स्टूडेंट्स को ये बताना कि अगर हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट सॉफ्टवेयर में हैं, ये कोडिंग से है, लेकिन अगर आप कोडिंग बहुत ज़्यादा इंटेंसिव काम अगर आप नहीं चाहते और आप
जिंदगी में कुछ और करना चाहते हैं, विच इज वेरी फाइन, राइट। मेरी अपनी, हालांकि मेरा ताल्लुक आईटी से है, मेरी बेटी को मैंने बड़ी कोशिश की कोडिंग में लाने के लिए, लेकिन वो नहीं आई और शी प्रेफर्ड अनदर फील्ड। तो हर किसी की जिंदगी में चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। आपको जिंदगी में वो काम करना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल, क्योंकि ये काम आपने सारी जिंदगी करना है, हर रोज सुबह उठ के करना है, ठीक है। अगर इफ समथिंग इज नॉट एक्साइटिंग यू, तो सिर्फ इस वजह से उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए कि वो फील्ड, उस फील्ड में पैसे जाना है। ये एक, मतलब आप शुरू में चले जाते हैं, बट एट वन स्टेज ऑफ लाइफ आप सोचना शुरू कर देते हैं कि आई एम डूइंग एवरीथिंग एवरी डे वर्क which is not exciting for me. So thank you sir for this great talk और अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने का। मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो अब नई चीजें आ रही हैं, आपने थोड़ी सी बात भी इस पे की है, जैसे मशीन लर्निंग है, बिग डाटा एनालिटिक्स है, और क्या ये चीजें आईटी ऑडिटिंग की डायरेक्शन को चेंज कर रही हैं? क्या ये चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं आईटी ऑडिटिंग फील्ड में भी? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा रिजान रिजान साहब, आप अच्छा किया, आपसे मुलाकात होती है हम हमेशा से, और बड़ा एंजॉय करते हैं टाइम आपके साथ, जफर जफर के साथ, दोनों के साथ। तो थैंक्स फॉर दैट। जी बिल्कुल, इसमें मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि ऐसा ही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। आई थिंक कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, स्पेशली मशीन लर्निंग और चैट जीपीटी वगैरह की वजह से। आगे चल के कुछ प्रैक्टिस हम ये देख रहे हैं कि ऑडिटिंग की ऑटोमेट हो जाएगी, ये भी कुछ लोग ये कह रहे हैं। और थोड़ा सा एक जो डर होता है इंडस्ट्री में वो है कि कुछ चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी, मगर अभी हम उससे दूर हैं। पाकिस्तान में तो आई थिंक भी हम यहाँ पे अभी मैनुअली चलेंगे काफ़ी हद तक, मुझे ये आइडिया है। और इसका स्कोप अभी भी है इस फील्ड का। इस बारे में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा है कि किस तरह से चेंज हो जाएंगी फील्ड, मगर कंट्रोल्स वगैरह तो बहुत ऑटोमेट होते हैं, और ऑडिटर्स को तो वही कंट्रोल पसंद होते हैं कि जो ऑटोमेट हों। तो हमें बहुत टेस्टिंग नहीं करनी पड़ती, हमें पता है कि एक बार कॉन्फ़िगर कर देते हैं चीज़ें और वो वैसे ही चलती चली जाती हैं। तो चेंजेस तो डेफिनेटली हर चीज़ ही चेंज हो रही है, और अच्छे उसमें चेंज हो रही है, अच्छी तरफ डायरेक्शन में जा रही हैं चीज़ें। चलते, आई थैंक थिंक यू सर। बाकी स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। कुछ चैट में भी लिखे हैं कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट ने, तो वो भी आंसर कर देते हैं। Sir, I have जी a मैम, question. मुस्कान आप कर सकती हैं। श्योर श्योर सर। मैम सारा, आप अगर अपना क्वेश्चन करना चाह रही हैं पहले तो आप कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे कुछ क्वेश्चन है आईटी ऑडिटिंग से रिलेवेंट। करंटली मैं प्रोफेशन में काम कर रही हूँ आईटी ऑडिटिंग के सेक्शन में, बट आई नीड फ्यू सजेशंस। फर्स्ट जो है मेरी जो क्वेरी है वो एप्लीकेशन कंट्रोल से रेलिवेंट है। लाइक करंटली जो है, अगर जनरल कंट्रोल की बात करें तो वो मेरे लिए रिलेटिवली बहुत इजी है, क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो वो मेरे लिए काफ़ी इजी होता है। बट जहाँ तक बात आती है एप्लीकेशन कंट्रोल्स की, आई समटाइम्स आई फाइंड इट चैलेंजिंग। लाइक बिजनेस प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, या इस तरह की समटाइम्स बिजनेस प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो इसके लिए मैं इससे रेलिवेंट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि बिजनेस प्रोसेसिंग की अंडरस्टैंडिंग किस एक्सटेंट तक हमें होनी चाहिए फॉर टेस्टिंग द एप्लीकेशन कंट्रोल्स। और सेकंड क्वेश्चन एक मेरा है कि अगर हम स्क्रिप्टिंग की या बाकी चीज़ों की बात करें, तो बिग फोर में तो एक चीज़ है कि हमें टूल्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेसेस और बाकी सिस्टम्स पे वो टूल्स रन कर रहे होते हैं यूजली अपने काम के लिए। अगर हम इसको इंटरनल ऑडिटिंग से रिलेट करें, या इंटरनल ऑडिटिंग की या बाकी इंडस्ट्रीज से रिलेट करें, तो क्या उसके लिए हमें स्क्रिप्टिंग या इस तरह की बाकी स्किल्स चाहिए होंगी? और बाकी ये है कि डाटा एनालिटिक्स के लिए क्या एक्सेल इटसेल्फ सफिशिएंट है, या हमें बाकी पावर बीआई या बाकी इस तरह की टूल्स पे भी अपनी लाइक इम्प्रूव करने चाहिए स्किल्स? हाँ, या आपके 3 क्वेश्चन हैं। एक तो सबसे पहला तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स का इशू है, राइट। जी तो डेफिनेटली उसमें आपको बिजनेस प्रोसेस की नॉलेज आनी चाहिए, होनी चाहिए। या आप ऑन द फ्लाई बात करते हुए मतलब कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता, थोड़ा सा स्मार्टली उसको परस्यू कर सकती हैं जो आपके इंटरव्यूज होते हैं, जो बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इंटरव्यूज होते हैं। मगर डेफिनेटली हम ये चैलेंजिंग चीज़ है, और इसमें आपको हम तभी अकाउंटेंट्स के साथ मिलके काम करते हैं जब बिजनेस प्रोसेस का रिव्यू करते हैं, या प्रोसेस ओनर्स होते हैं उनके साथ
हम मिलके काम करते हैं, वो एक टेक्निक है। वो टेक्निक है कि जो चीज़ें आपको पता है वो लेके प्रीवियस ईयर्स की डॉक्यूमेंटेशन देखेंगी अगर आप, तो उनसे भी काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी एप्लीकेशन कंट्रोल्स के लिए। मैं देखें कि यहाँ पाकिस्तान में जब मैं काम कर रहा था तो एग्जैक्टली सेम चैलेंज मुझे भी थे, मगर वहाँ पे जो है बहुत एक्सपर्टली मुझे जो आईटी साइड पे ही मैं चला गया, साइबर सिक्योरिटी साइड पे मैं ज़्यादा चला गया, तो मैं जो बिजनेस प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस हैं, ये सब इनमें बहुत ज़्यादा मेरा एक्सपोजर नहीं हुआ। मगर अभी जेंडस पे मैं मेरे पास मेरे साथ जो है मेरे बॉस हैं, वो भी काफ़ी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो यहाँ का सीपीए होता है, तो उनके थ्रू मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। मैंने अपनी डायरेक्शन, अपनी फोकस जो है ना वो आईटी और साइबर सिक्योरिटी की तरफ रखा हुआ है, और मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे अगर मुझे बिजनेस प्रोसेस की बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं उनसे मुझे अंडरस्टैंडिंग, या मुझे कोई सवाल हो तो मैं उनसे पूछूं। वैसे बहुत सारे बिजनेस प्रोसेस सिस्टम खुद हैंडल कर रहा होता है। मेरा अपना ओपिनियन है कि बिजनेस प्रोसेस, ये एप्लीकेशन कंट्रोल जो आप कह रही हैं, ये बहुत ज़्यादा बिल्ट इन होते हैं सिस्टम में, और ये एप्लीकेशन खुद ही मैनेज कर रही होती है। एक ज़माना था जब पहले इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें बाहर थी, कुछ चीज़ें मैनुअल हो रही थी, कुछ चीज़ें एक्सेल में हो रही थी, वो डेटा एंटर हो रहा था, तो उसमें उस सिचुएशन में आपको एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस पता होना चाहिए था, कि सेल्स का क्या प्रोसेस है। अभी आप सेल्स फोर्स का टूल उठाएं, वो कंप्लीटली ऑटोमेट किया हुआ है उसने, फ्रॉम जो है आपकी लीड से लेके जो है ना कस्टमर तक, वो सारा इंटायरली खुद ही ऑटोमेट है जो बिजनेस प्रोसेस है। तो अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, एप्लीकेशन बहुत हद तक उसको खुद ही हैंडल कर रही होती है, और मैं जिस तरह से, मेरी अप्रोच यही होती है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पे रिलाई करूं, कि अगर वो कहते हैं कि जी ये जो है ना, ये मतलब जो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह जो यूज हो रहे हैं बिजनेस प्रोसेस में, उस हिसाब से मैं उनके ऊपर रिलाई करता हूँ। तो ये मेरी अप्रोच है सारा। आई डोंट नो इफ दैट विल हेल्प यू। अच्छा, और डेटा एनालिटिक्स का आपका सेकंड सवाल ये है कि आप जिस चीज़ से कंफर्टेबल हो, एसीएल वगैरह हम लोग डायरेक्ट भी पहले यूज कर रहे थे, जिससे हम डायरेक्ट डेटा पुल कर सकते थे, मगर जिस जिस टूल से आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकती हैं। डेटा आप विजुलाइज कर लेते हैं लोग, डैशबोर्ड्स अवेलेबल हैं जो क्लाउड के जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें, उनसे आप डायरेक्ट डाउनलोड करके आप उसको एक्सेल में रिव्यू कर सकते हैं। मुझे यही ज़्यादा आसान लगता है कि मैं रिपोर्ट को फिल्टर लगाऊं, डिफरेंट तरह के जो जिस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट है डाउनलोड करूं, और मैं उनको फिर एक्सेल में रिव्यू कर लूँ उस डेटा को। तो ये मेरी मेरी अप्रोच है। मगर अगर आपके पास अवेलेबल हैं रिसोर्सेस, आप जो हैं किसी और टूल से, जैसे पावर बीआई कह रहे हैं, टैबलू है, दूसरे ट्रेनिंग भी होती है इस जगह पे, और इन टूल्स के थ्रू जॉब्स भी हैं बेसिकली डेटा एनालिसिस की, तो आप बेशक आप उनको यूज करें, काम एक ही है सबसे, एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट एक ही मिलना है, और मेरे हिसाब से तो hope I answered the question, sir. Or any follow-ups you have? नो सर, थैंक यू। बाकी एक स्क्रिप्टिंग से रेलिवेंट था मेरा, मेजरली आईटी ऑडिटिंग के टूल से रेलिवेंट, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेसेस की जैसे स्क्रिप्ट्स हम रन करके डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो जी, क्या ये है कि इंटरनल ऑडिटिंग या बाकी इंडस्ट्री के लिए हमें स्क्रिप्टिंग की स्किल्स चाहिए होंगी, या लाइक हम उसके लिए वो कर सकते हैं, assume कर सकते हैं हमें कोई टूल्स या इस तरह के बाकी चीजें अवेलेबल हों? आप डेफिनेटली आप कुछ भी ऑटोमेट कर सकते हैं। आप ऑटोमेट कर सकते हैं, आप जैसे पाइथन में अगर आपको है कंट्रोल, तो आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अब तो बल्कि आप ओपन एआई के थ्रू लिखवा सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखना बहुत आसान हो चुका है। बस आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या सोर्स है, कहाँ से क्या डेटा पुल करना है, कौन से कॉलम्स होने चाहिए उसमें, और अगेन वही मतलब आप क्या देखना चाहते हैं उसके अंदर, उस डेटा से। तो स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते आप सूडो कोड लिख के ओपन एआई से टाइप करवा लें, और उसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं। आसान हो गया ऑटोमेशन तो। अमेरिका में भी बहुत ज्यादा हो रही है, लोग यूज कर रहे हैं, इस तरह से यूज कर रहे हैं कि डाउनलोड करवा लेते हैं वीकली फाइल, और उसको जो है ना सर फोल्डर में डाल देते हैं, बजाय कि सारा काम करने के अपने आप को ईमेल करवा लेते हैं। तो अ, इस तरह से करके ऑटोमेट करें, जॉब आसान करें अपनी। थैंक यू सर, थैंक यू। Assalamu alaikum, sir. Jamal, Dr. Zafar here. Thanks a Sounds lot for a wonderful talk.
तो स्टूडेंट सर जमाल का लिंक्डइन हमने प्रोवाइड कर दिया चैट में, तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट टू हिम एंड गेट गाइडेंस डायरेक्टली। तो ऑब्वियसली जो आईटी ऑडिट है, आईटी सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, तो ही इज द एक्सपर्ट एंड फील फ्री टू टॉक टू हिम। तो सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि जो लोग बीबीआईटी करते हैं फॉर एग्जांपल, या अकाउंटिंग करते हैं, तो इज इट अ गुड फील्ड फॉर देम फॉर ट्रांजिशनिंग, कि वो बिल्कुल एमसीएस कर ले या कोई और डिग्री करे और फिर इसमें आ जाए आईटी ऑडिटिंग में? बिल्कुल जबर साहब, नाइस टू सी यू हियर। और ज़बरदस्त फील्ड है। और मैंने जैसा बताया, मेरे साथ काफ़ी सारे लोग ऐसे थे कि जो पहले अकाउंटिंग से फाइनेंशियल ऑडिटर साइड से यूज़ की स्टार्ट किया था, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर सीसा की सर्टिफिकेशन कर ली उन्होंने, या खाली इंटर्नशिप करके वो इंटरनल मूव करना आसान होता है कंपनी में, और वो इस फील्ड में आ गए। तो राइट, बहुत अच्छी फील्ड राइट। है ये, बिल्कुल लोग लोग आते थैंक हैं। यू फॉर द थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन, और ये हमें चाहिए भी बहुत। दिस फील्ड बिल्कुल इज ऐसे वेरी ही। वेरी क्रूशियल फॉर अस, कि हमारे बिल्कुल इसमें सर, एक्सपर्ट्स हों, और बिल्कुल इवन ऐसे ही। सर्वाइवल के लिए ये बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सर, हमारा टाइम भी हो गया है। तो दैट्स ऑल द स्टूडेंट्स, हमारा भी टाइम अप हो गया है, लेकिन अगर किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो आई एम डॉक्टर रिजवान आर हियर। तो सर जमाल, यू आर फ्री, तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे लर्न करते रहेंगे। अल्लाह तो हाफिज, बाय। अल्लाह हाफिज सर। जी स्टूडेंट्स, किसी को कोई आई कोड गुरु के लिए जनरल क्वेश्चन है, जनरल गाइडेंस चाहिए, तो दिस इज द टाइम फॉर यू गाइस। तो एक चीज जो सर जमाल ने बताई है, और वो है डाटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग, नो कोडिंग डाटा एनालिसिस, जिसे वो एक्सेल कर रहे थे, या गूगल शीट, इसका गूगल का वर्जन है। तो हमारे एक स्टूडेंट जो अमेरिका आए हैं और उन्होंने यहाँ पे जीपीए 4 लिया है एमएस में, पूरे के पूरे एमएस में, तो उन्होंने एक कमेंट दिया था कि उन्हें जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे जो बहुत बड़ा एज था, वो ये था कि उनका ये एक्सेल बहुत स्ट्रांग था। तो बाकी जो लोग थे वो छोटी छोटी चीजों के लिए भी पाइथन के स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देते थे, और वो वही काम, और ऑब्वियसली स्क्रिप्टिंग में टाइम लगता है, इजीली एक दिन लग जाता है अपने कोई छोटा सा काम का अच्छा स्क्रिप्ट बनाना हो, तो वो 90% ऑफ द काम वो जल्दी से एक्सेल में कर लेते थे। तो हम इसका कोर्स भी करवाते हैं, इंशाल्लाह भी जल्दी दोबारा रन भी करेंगे। तो एक्सेल आपकी टॉप नॉच होनी चाहिए। एक्सेल की फ्रीलांसिंग की भी इवन बहुत बड़ी जॉब्स हैं, डाटा एनालिसिस का फ्रीलांसिंग में इंशाल्लाह बहुत ज्यादा काम है, और ये आपको पूरी उम्र हेल्प करेगा एक्सेल। तो इसलिए मेक श्योर कि आपको प्रोफेशनल लेवल की एक्सेल आती है। पर हम अभी इसका इंशाल्लाह कोर्सेज भी रन करेंगे। जी खिजर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी मैंने अभी BS AI का स्टूडेंट हूँ सर, मैं 6 सेमेस्टर में पढ़ता हूँ। तो सर मैंने आपसे अपने FYP के बारे में ना आपसे फीडबैक चाहिए था। हम जी सर इंग्लिश स्पीकिंग पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इंग्लिश लोगों की सेकेंडरी लैंग्वेज है, तो लोगों को मुश्किल होती है इंग्लिश बोलने में। एक उनकी एक नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज और एक फेयर की वजह से लोग स्पीक नहीं कर बिल्कुल। सकते। तो हम ऐसा एक AI टूल डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, जिस लाइक एक कन्वर्सेशनल AI, जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकें और अपनी स्पीकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो वो कन्वर्सेशनल AI टूल जो आपको होगा, आपको फीडबैक्स देगा आपकी प्रोनाउंसिएशन पे, आपके वोकैब पे, आपकी ग्रामर पे। आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसमें हमने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि हम पॉडकास्ट के जरिए से ये लर्निंग इंप्रूव करें। पॉडकास्ट एक जर्नल, एक, क्योंकि पॉडकास्ट में एक नेचुरल कन्वर्सेशन हो रही है, आप किसी भी टॉपिक पे कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें कोई सिंथेटिक एक लाइक आर्टिफिशियल डाटा नहीं चल रहा होता। नेचुरली हम किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव होती तब है जब हम उसको सुनते हैं, लिसनिंग से हमारी हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है जाता। जब हम एक, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने इन्वायरमेंट को अब्जॉर्व कर रहा होता है, आते साथ ही तो वो बोलने नहीं लग जाता, इन्वायरमेंट को अब्जॉर्व करके वो बोलने लगता है। तो इंग्लिश की लिसनिंग जितनी ज़्यादा होगी, उतनी हम इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते होंगे। हम पॉडकास्ट के ज़रिए से एक पहले पॉडकास्ट सुनाएं यूज़र्स को, उसके बाद एक वो कन्वर्सेशनल AI टूल से इंटरेक्ट करें, और उसके साथ आप स्पीक करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। इस पे सर आप फीडबैक दे देंगे? या अगर इससे कोई आपके पास, किसी के पास इससे कोई बिल्कुल। बेहतर आइडिया हो? ये बहुत जबरदस्त आइडिया है। तो क्या कहते हैं, जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट बन सकता है। तो आप वो आंसर सुनना चाहते हैं जो पॉपुलर आंसर है, या आप वो आंसर सुनना चाहते हैं कि अगर मैं आपकी जगह हूँ
मैं 25 साल पीछे चला जाऊं तो मैं क्या करूंगा? हाँ जी, आपका फीडबैक है। हाँ, तो पॉपुलर तो ये है कि अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसे करें, जबरदस्त तरीके से करें। और लेकिन टू बी मोर प्रैक्टिकल, अगर मैं आज सोचूं तो मैं मेक श्योर करूंगा पहले कि मेरी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, मेरी गूगल की तैयारी पूरी है, मेरा लीड कोड बहुत अच्छा है। दैट इज मैंडेटरी फॉर द कैरियर। प्रोजेक्ट उसके बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या इस प्रोजेक्ट को करने से अमेजोन आपको जॉब दे देगा या गूगल जॉब दे देगा? ये प्रोजेक्ट अच्छा करने से आप मैक्सिमम मैक्सिमम इंटरव्यू की टेबल तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद लीड कोड होगा, विच इज 90% ऑफ द एफर्ट। तो हमारे काफी सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि उनको कोडिंग नहीं आती अच्छी और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करना शुरू कर देते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या था, चूंकि कोडिंग अच्छी नहीं आती तो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लगता है, बहुत जोर लगता है। और जब वो प्रोजेक्ट खत्म करते हैं, जब इंडस्ट्री में जाते हैं, तो उन्हें रिवार्ड ही कोई नजर नहीं आता कि हमने अपने प्रोजेक्ट में 6 महीने या साल, हमने दिन में 12-12 घंटे लगाए, लेकिन हमें रिवार्ड वही मिला जो उस बंदे को मिला जिसने एक हफ्ते में कहीं और से प्रोजेक्ट ले लिया था। इंडस्ट्री का रिवार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें सैलरी या जॉब में। तो ये बात याद रखें कि प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप उस वक्त की जाती है जब आपको काम आना शुरू हो जाता है। अगर आपको काम नहीं आता तो फिर इन चीजों का उतना फायदा नहीं था। काम का मतलब है कि कोडिंग स्किल पर ही जाए, मेक श्योर करें बहुत अच्छी। और उसके बाद प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकल अप्रोच रखें कि इसको इतना ज्यादा ना करें कि आप इट बिकम्स अ 6 मंथ जॉब विदाउट सैलरी। प्रोजेक्ट एक सैंपल होता है कि आपको काम आता है तो बस ये उतना ही करें। डज इट मेक सेंस? यस सर, थैंक यू सो मच सर। मैं लीड कोड पे भी सर डेली बेसिस के ऊपर उसके ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि अभी इसलिए इस फील्ड में जाना चाह रहा था क्योंकि एनएलपी की डोमेन है अभी, एक मेरा जी इसमें जी जी। इंटरेस्ट भी अच्छा, है और वर्ल्ड उसमें वाइड काम। अभी हमारे कोडिंग प्लेस में भी मेंटर गए हैं 70 के करीब पाकिस्तानी। तो उनमें जिन लोगों ने आई कोड गुरु पे नहीं पढ़ाया हुआ, उन्हें ठीक ठाक पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कोडिंग करना पहला स्टेप होता है, लेकिन विद इन अ मंथ आपको उस स्टेप पे आ जाना चाहिए कि आप लाइव सेशन में लोगों को कोडिंग करवाएं। अगर आप वो नहीं कर रहे, और इसमें 4-5 महीने लगते हैं आपका टेम्परामेंट बनने में कि आप अंडर प्रेशर लाइव कोडिंग कर सकते, अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ, यानी कि आपको फील ही ना हो कि आप बोल रहे हैं या टाइपिंग कर रहे हैं, उस लेवल की टाइपिंग स्पीड। और आपको फील ही ना हो कि आप खुद कोड कर रहे हैं या आप ऑडियंस के सामने कोड कर रहे हैं। तो ये बात भी एक लर्निंग का पार्ट है कि आप कोडिंग करें, लेकिन कोडिंग लोगों के सामने उसी को टाइप करते हुए करें। ये चीज काफी सारे हमारे स्टूडेंट में मिसिंग होती है, और इसीलिए जब उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है, अंडर प्रेशर आता है, तो वो पैनिक अटैक शुरू हो जाता है, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते। तो इस चीज का ख्याल रखिए। थैंक यू डज इट सो मेक मच सर। सेंस? अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी एक फीडबैक देना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट आपका अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो हम मुख्तलिफ हैकाथॉन्स में जाते हैं ना, वहां पर आप जरूर जाएं, किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें और अपना प्रोजेक्ट वहां लेके जाएं। वहां पर चूंकि आप compete करेंगे, जजेस होंगे जो उसको एवेल्युएट करेंगे, तो वहां से आपको बहुत अच्छी फीडबैक मिल सकती है। मतलब इसमें कोई शक नहीं है, जो डॉक्टर जफर कह रहे थे कोडिंग पे तवज्जो दें, उस वो सब एस्पेक्ट्स पे तवज्जो दें, लेकिन अगर आप अपना प्रोजेक्ट, लेकिन आप वहां पर आप जाए, जब आप हैकाथॉन में जाएंगे आप दूसरे प्रोजेक्ट्स देखेंगे, आपको आइडियाज आएंगे कि आप क्या चीज अपने प्रोजेक्ट में डाल के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और लोग आपके प्रोजेक्ट को देख के उस पर फीडबैक देंगे, जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। तो अभी हम इस वीक तो वर्डप्रेस की हैकाथॉन थी, तो हम नेक्स्ट वीक्स में कोई और हैकाथॉन अनाउंस करेंगे, तो जरूर आप उसमें जाएं, अपनी टीम बनाएं, क्योंकि आपके पास एक प्रोजेक्ट है। आईकोड गुरु के मेंबर्स लें, अपनी टीम बनाएं, और इस प्रोजेक्ट को लीड करके वहां पर दिखाएं कि आप इस प्रोजेक्ट में कैसे क्या कर रहे हैं। तो ये आपको उससे वहां पे मेरा ख्याल है काफी अच्छी फीडबैक मिल सकती है। जी जी, डॉक्टर रिजवान सर फिजर काफी सारी हैकाथॉन्स में जाते हैं, एंड ही इज अ टॉप नॉच ग्रेजुएट। तो अच्छा, दैट्स गुड सर, बिल्कुल। तो तो तो, तो तो, जरूर तो ये प्रोजेक्ट भी लेके जाए। एक्चुअली हमें ना कभी ये चीज होती है कि मतलब एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम
जो काम करें हम लोगों को दिखाते नहीं है कई दफा कि नहीं ये आइडिया है, कोई ले लेगा, कोई कॉपी कर लेगा, तो उससे कभी ना घबराया करें। मतलब हमारे कोई आइडियाज, दुनिया में लोगों के पास बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, तो अपनी अपनी आइडियाज शेयर किया करें। और अगर आप इस तरह की कोई चीज शेयर करेंगे उससे आपको यू विल गेट अ पॉजिटिव फीडबैक। बिल्कुल, चलिए, इट्स बल्कि गुड फिजा कि हमारे आप माशाल्लाह जा रहे हैं काफी हैकाथॉन्स में, दैट्स गुड टू नो। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं लास्ट ईयर कोड इन प्लेस में मैं भी एज ए सेशन लीडर गया था, तो उनके पास भी स्टैनफोर्ड वालों ने भी एक बड़ा बेहतरीन टूल बनाया हुआ था। उनका भी एआई टूल था, एनएलपी बेस्ड था। वो ओवरऑल जितनी भी मीटिंग होती थी ना, कन्वर्सेशन, उसके ऊपर चेक करता था कि हम एक किस कन्वर्सेशन में किस पॉइंट पे हमने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है, कौन सा एक ऐसा पीक पॉइंट था जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंकरेजिंग और मोटिवेट हो रहे थे। तो ये मुझे आइडिया वहां से आया था थोड़ा। अमेजिंग, ये जबरदस्त, कीप इट अप। तो ये देखें ना, हम अक्सर ये बात करते हैं, मतलब अभी देखें ना, मैं बड़े अरसे से वायरलेस इंडस्ट्री में हूँ। अभी मेरे से आके कोई पूछे ना कि मैंने एफआईबी का प्रोजेक्ट क्या करना है वायरलेस में, या तो मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करूंगा, राइट, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे चला गया हूँ। अब हम वो वाला काम कर रहे हैं जो इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये जो हैकाथॉन्स है ना, ये इस लिहाज से बहुत अच्छा आपको एक प्रीव्यू देती हैं कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजीज किस तरफ जा रही हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग वहां से एफआईबी प्रोजेक्ट्स पिक कर सकते हैं, ना अपना नहीं किसी और का पिक कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विद देयर कंसेंट, कि हम उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, कि हम आप ये हमेशा, जिसको हम एकेडमिक ऑनेस्टी कहते हैं ना, इसका स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना होता है हमने, कि अगर आप किसी की कोई चीज लेना चाह रहे हैं, आप जरूर उससे परमिशन दें। पीपल आर ऑलवेज जनरली वेलकम। आप ये कभी नहीं कहते कि मैं आपकी चीज कॉपी करूंगा, यू वांट टू टेक द आइडिया एंड बिल्ड ऑन इट। तो ये हैकाथॉन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। इट कीप्स यू अपडेटेड, और ये आपको वो आइडियाज देता है जो आप अपनी सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में, अपनी जनरल प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में, अपने एफआई प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल चलिए, सर, थैंक यू। रिजवान की मैं बात में एक चीज ऐड करूंगा कि ये जो हैकाथॉन होती है, बेसिकली दीज आर फंडेड बाय कंपनीज हु आर मेकिंग न्यू टूल्स। जैसे अभी गूगल ने जेमिनी की हैकाथॉन करवाई है, तो वो बेसिकली अगर कंपनीज अपने टूल को लाइमलाइट में लाना चाहती हैं, कंपनीज चाहती हैं कि उनके टूल्स पर डेवलपर काम करें, तो व्हाट डज इट मीन कि हैकाथॉन, जो भी हैकाथॉन आ रही होती है, इट मीन्स कि इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फीचर्स। फिर इन्हीं हैकाथॉन में उन कंपनीज के मेंटर बैठे होते हैं जो कि आपको वो टूल उसी वक्त सिखाते हैं। तो अगर आप वो 2 या 3 दिन थोड़े से फोकस के साथ काम कर लें, तो आपको एक बिल्कुल लेटेस्ट चीज पता चल जाती है, उसके लेटेस्ट फीचर पता चल जाते हैं, और आपको पता चल जाता है कि इस इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। तो इट इज ऑलवेज वेरी वेरी बेनिफिशियल। ये बेसिकली आप कह लें कि बहुत फास्ट पेस से आपकी लर्निंग हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बीएससीएस का स्टूडेंट हूँ, सेकंड सेमेस्टर का। तो मैं अगर आईटी ऑडिटर को की फील्ड में जाना चाहूँ तो कैसे जा सकता हूँ, ये हाँ पूछना चाह बिल्कुल, मैं सर की चीजें समराइज कर देता हूँ जो कि सर दिमाग में चाहिए। एक तो आपको डाटा एनालिसिस बहुत अच्छा आना चाहिए। नो कोड डाटा एनालिसिस। नो कोड डाटा एनालिसिस क्या होता है? डाटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल या गूगल शीट। आपको इसमें यू शुड बी एज गुड एज एनीबॉडी ऑन द प्लेनेट। उसके बाद आपको डाटा एनालिसिस विद कोडिंग आना चाहिए, जिससे हम पाइथन के थ्रू डाटा एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आपको एआई आनी चाहिए, क्योंकि एआई अभी आना शुरू हो गई है इस पे। जब तक आप डिग्री पूरी करेंगे एआई आना चाहिए। और इन सबसे पहले आपको कोडिंग आनी चाहिए, ताकि आप स्क्रिप्टिंग कर सकें। उन्होंने स्क्रिप्टिंग का जिक्र किया था ना, स्क्रिप्टिंग मीन्स कोडिंग। आपको कोडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो जब ये सारी चीजें हों, तो देन यू कैन इजीली एंटर इनटू दिस फील्ड, और आप टॉप नॉच प्रोफेशनल होंगे इस फील्ड के, अगर आप ये 4 चीजें कर लें, जिनकी आपकी दुनिया में मांग है। ओके सर, थैंक यू सर। चाहिए तो इन चारों चीजों करने के बाद इस फील्ड की जो 1-2 रिनॉन्ड पब्लिकेशन सर्टिफिकेशन है वो कर, वो महीने डेढ़ में हो जाती हैं, वो इतना ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि वो बेसिक सारी आती है मुझे। तो फिर आप कह सकते हैं कि अमेजोन को कि मैं अमेजोन में एज आईटी एडिटर आना चाहता हूँ, या गूगल को मैं आईटी एडिटर, एप्पल को मैं आईटी एडिटर आना चाहता हूँ। तो उनमें कंपटीशन होगा आपको हायर करने के लिए। ओके सर। सही है, तो कोशिश करें ये सारी चीजें 6th सेमेस्टर तक पूरी हो जाए।
आपके पास 2 साल है ये करने के लिए, कोडिंग, डाटा एनालिसिस विद नो कोडिंग एंड कोडिंग वाला और एआई। अगर आप आई कोड गुरु पर रोजाना 1 घंटा देते हैं तो आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। तो 6 सेमेस्टर के बाद आइल्स करें और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप लें अमेरिका में एमएस का, जो कि आईटी ऑडिटर फोकस्ड हो। तो उसके बाद आप इस कैरियर में इजीली जा सकते ओके हैं, सर। जो आपको आराम से स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आपको ये चीजें आती हैं। प्रोफेसर होगा कि मेरे पास सर्टिफिकेशन भी है आईटी ऑडिटर की, जो मेरे वर्ल्ड रिनोन्ड पब्लिकेशन है, मुझे एआई भी आती है, तो प्रोफेसर के मुंह में पानी आ जाएगा कि भाई मुझे क्या क्या, एक ही बंदा जो मल्टीपल काम करेगा। सही। क्योंकि नॉर्मली इस तरह का एक्सपर्ट होता नहीं है, जिससे जो आईटी ऑडिटर होता है उस पर फोकस होता है, लेकिन उससे एआई का उसने सिर्फ नाम सुना होता है, डाटा एनालिसिस का उसने सिर्फ नाम सुना होता है। तो जो है, लेकिन अगर आपको ये चीजें आती हैं तो देन आपको कंपटीशन से एडवांटेज होगा बहुत ज्यादा। ओके। राइट। बस मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एआई एआई चलती है डाटा के ऊपर, डाटा पे ट्रेन होती है। तो क्या आईटी ऑडिटर के डोमेन के लिए कौन कौन से डाटा सेट अवेलेबल है? मैं सर आपको गारंटी से बताता हूँ कोई भी नहीं अवेलेबल होगा। तो आप सिर्फ डाटा सेट ही बना देना तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा, जिसपे एआई का सही। मॉडल ट्रेन हो आईटी ऑडिटरशिप करने के लिए। और ये अच्छे खासे जर्नल की एक बड़ी सॉलिड पब्लिकेशन भी हो सकती है अगर आप डाटा सेट बनाए तो फायदा इस सही। फील्ड में ये है कि फील्ड इज एम्प्टी, सारा काम पड़ा है, आप छोटा सा काम भी करेंगे तो वो नोटिस हो जाएगा। सही है। सही सर। सर। तो क्योंकि आईटी ऑडिटर 2 किस्म के होते हैं, एक जो मैनुअल काम कर रहा है सारी रात जागता है, दूसरा जिसने जल्दी से स्क्रिप्ट लिख लिया और सो गया और सुबह रिजल्ट इकट्ठे कर लिए और स्क्रिप्ट सही। सारी रात काम करता रहा। तो जिसने मैनुअल काम किया है वो रात माशाल्लाह कुछ 4 गलतियां भी करेगा बीच में, जिसकी वजह से उसे 4-5 दफा सारी सारे काम दोबारा करने पड़े और वो डरता भी रहेगा कि मैं कोई और गलती ना कर जाऊं। और दूसरा जिसने स्क्रिप्ट रन की है, अगर कोई गलती भी है तो वो एक दफा फिक्स करेगा तो स्क्रिप्ट पूरी में दोबारा वो गलती नहीं करेगा। तो सही। और दोनों की परफॉर्मेंस में 1:100 का फर्क होता है। तो आपने वो लिखना है जो बंदा मैनुअली काम नहीं करता, जो भी काम करता है स्क्रिप्टिंग के थ्रू करता सही। है। सही। तो उसके लिए आपको ये चीजें आनी चाहिए, इंडस्ट्री को वैसे लोगों की जरूरत है। ओके सर। ठीक है, जिस तरह मैं अभी ये काम कर रहा हूँ उसमें कोई 100 के करीब ऑप्शन हैं और वो हर ऑप्शन जो टेस्ट करूंगा मैं उसमें कोई 3-4 घंटे लगते हैं। तो मैं इजीली 1 महीना लगा सकता हूँ, पहले एक ऑप्शन को टेस्ट करूँ, फिर उसकी बेस पे नए पैरामीटर सेलेक्ट करूँ, दोबारा ट्राई करूँ, फिर नए पैरामीटर सेलेक्ट करूँ, दोबारा ट्राई करूँ, और एट द और 3-4 वीक के बाद मैं एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मोस्ट एफिशिएंट चीज बना लूंगा। ऐसा ही है। तो दूसरा तरीका क्या है कि 100 ऑप्शन है, स्क्रिप्ट लिखो, फॉर लूप लगाओ, सारी ऑप्शन रन कर दो, तो कंपनी के डाटा सेंटर में चल जाएंगी। मैं मंडे को जाकर रिजल्ट देखूंगा और मैं अगले आधे घंटे में डिसाइड कर लूंगा कि व्हाट इज द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन। राइट। तो जो बंदा मैनुअली यस। करता रहा वो महीना पूरा कहता रहेगा घर वालों को मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कम है। तो इसलिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। सही। जी नेक्स्ट, किसी और को क्वेश्चन, कोई फीडबैक? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर मैं अली रज़ा बात कर रहा हूँ, ये जी BS AI का स्टूडेंट हूँ। मुझे आपसे ये पूछना था कि अभी जो है ना, यहाँ मैं 4th सेमेस्टर में इनरोल हूँ, तो मुझे मतलब रोड मैप का पता नहीं है आगे फ्यूचर क्या होगा। मतलब कि AI में भी तो डाइवर्सिटी आ गई है ना, मल्टीपल फील्ड आ गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें कि मतलब कि मैं आगे जाके किस फील्ड में जा सकता बेसिकली आपने मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुनी है? हूँ। नहीं सर, मैं अभी इसीलिए अभी ज्वाइन हूँ आई इसीलिए को आपने के ये साथ। पूछा। तो मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स है, तो मॉडरेटर प्लीज शेयर कर दें, तो उसमें वो 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुन ले। आपने अपनी जिंदगी के 2 साल जो यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं ये जाया कर दिए। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात,
आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इंडस्ट्री क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। ठीक है, आपको ये पता होने की जरूरत है कि जो दुनिया की टॉप की कंपनीज हैं वो इंटरव्यू कैसे ले रही हैं और आपने उनके लिए क्या करना है। बेहतर है सर। और सर जो कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं वो तो एआई रिलेटेड मतलब नहीं लग रहे, मतलब जो भी अभी यहाँ पे आपने पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी कोर्सेज में पढ़ रहे हैं। ये कोर्सेज पढ़ते जाएं। यूनिवर्सिटी में आपने सिर्फ एक काम करना है, जो यूनिवर्सिटी की डिग्री में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ और ना करें, वो एक काम कर लें तो आपका कैरियर अच्छा चलेगा, वो है जीपीए। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कोर्स है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड डिग्री है वो चल जाएगी, आपका जीपीए अच्छा होना चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज कि आपकी बाय एंड ऑफ 6th सेमेस्टर आपकी गूगल के इंटरव्यू की तैयारी जितनी कोडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आप एआई की दुनिया के शहंशाह होंगे। क्योंकि दुनिया में वो एआई के इंजीनियर जो आज वो हैं जो कि एआई के यूजर है। जिस तरह गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी का कुछ लोग गाड़ी के यस सर। इंजीनियर होते हैं जो गाड़ियां बनाते हैं, लेकिन मोस्टली दुनिया गाड़ी का ड्राइवर बन जाती है और वो समझते हैं कि हम गाड़ी हम गाड़ी के इंजीनियर हैं। तो कंप्यूटर के फील्ड में ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि मोस्टली लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं और वो कह देते हैं हम एआई एक्सपर्ट हैं। तो आपने वो ड्राइवर नहीं बनना कार का, आपने कार बनाने वाला बनना है। उसके लिए आपको जो गूगल के इंटरव्यू की तैयारी है, जो आई कोड गुरु रोजाना करवाता है, सारा दिन करवाता है, वो करनी है। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? ये बेहतर है सर। सही है। तो फोकस आपने क्या करना है कि मैंने अपनी कोडिंग इतनी अच्छी कर लेनी है कि मैं दुनिया की टॉप की कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर सकूं कोडिंग का। क्योंकि एआई की डोमेन के लिए भी जो आपका इंटरव्यू सर है वो कोडिंग। अच्छा सर, तो लीड कोड पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो क्या कोई पर्टिकुलर डोमेन है जिसके हिसाब से मैं प्रैक्टिस करूँ वहाँ पे? आप ये सारी चीजें मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स में डिस्कस की गई हैं, वो सुन लें। और अगर आप रोजाना क्लास में आ रहे हैं तो आप ऑलरेडी अंडर द गाइडेंस ऑफ सिलिकॉन वैली एक्सपर्ट तैयारी कर रहे हैं। तो जो हम कोर्सेज रन करते हैं वो सारे के सारे फुल्ली फोकस्ड हैं उन चीजों पे। ठीक है सर। मैं आज पहला दिन था ज्वाइन, उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा बिल्कुल जी, वेलकम। अगर आपने वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बनना है जो कि दुनिया में पहचाना जाए, जिसकी करोड़ों में सैलरी हो, तो दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू। आप यहाँ पे रोजाना 1 घंटा दें तो आप 1 साल बाद आपको सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। जो भी ज़हन में आ रहा है, अगर आपको लगता है कोई बात समझ नहीं आ रही, आपको लग रहा है कोई बात प्रैक्टिकल नहीं है, आप किसी बात से डिसएग्री करते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई अच्छी फीडबैक देना चाहते हैं कि आपको कैसे फायदा हो रहा है, तो वी वांट टू हियर दैट। अच्छी फीडबैक भी बताएं ताकि हमें पता चले कि क्या काम अच्छा हो रहा है, ताकि हम उसे कंटिन्यू रखें, उस चीज को हम बंद ना कर दें। जी सर, सलमान आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलें, सर क्वेश्चन एम आई पूरा ऑडिबल? जी सर सर, आवाज़ आ रही है। मैं 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेजर कम्युनिकेशन है सर। तो सर मैंने सर कोर्सेरा से स्पेशलाइजेशन की हुई है सर, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। सर मैं यूएसए में मास्टर की स्कॉलरशिप किस तरह अवेल कर सकता हूँ सर? मैंने अभी आई कोड ग्रुप ज्वाइन किया तो सर आइडिया नहीं है। जी, आप क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज कट गई थी। कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, आपने कोर्सेरा से सर्टिफिकेशन कर ली है, और क्या करना है आपने? सर मैं मास्टर के लिए सर कह रहा हूँ यूएसए में अगर कोई स्कॉलरशिप मिल जाए तो सर किस तरह उसको अवेल किया जाए? यूनिवर्सिटी यूएसए में लाखों स्कॉलरशिप हैं, लेकिन उनके लिए आपको ये सर्टिफिकेशन इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। तो बेसिकली क्या कहते हैं कि अगर आप आई कोड गुरु पे रोजाना आ रहे हैं तो हम यूएसए के स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को रोजाना तैयार करें। तो आजकल जी सर अगर आप अभी आपका कौन सा सेमेस्टर है? सर अभी 8th सेमेस्टर है सर।
8 सेमेस्टर है, पहले तो 8 सेमेस्टर खत्म कर लें जीपीए अच्छे के साथ। ये जीपीए सर कितना है जीपीए भी आपका? सर अच्छी सर 3.66 है। आपका जीपीए भी अच्छा है, तो 8 सेमेस्टर खत्म करने के बाद फौरन आइल्स करें आई कोड गुरु से, और उसके बाद हम आपको जी सर अप्लाई करवाना शुरू करते हैं। ठीक हो गया सर, मैंने अभी आई कोड गुरु को ज्वाइन किया सर, अभी ये पता लगा। जबरदस्त। तो बस आप आई कोड गुरु पे अगर रोजाना आएंगे सारी चीजें खुद ही होती जाएंगी। और मेरी जो कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स है आई कोड गुरु में, जो डॉक्टर रिजवान की और सर कलीम की, वो ठीक सुन है लें एकदम। वो बोरिंग टॉक्स है लेकिन ओ- उससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। जी स्टूडेंट, एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोल। सर मेरा ना रिसेंटली एक इत्तेफाक हुआ एक इंटरव्यू देने का, तो उसमें आपकी आवाज नहीं आ हम रही भाई, सर मेरी जोर से आवाज़ आ बोलो। रही है? हाँ थोड़ा और जोर से बोलो। जी सर, मेरा ना रिसेंटली इत्तेफाक हुआ एक इंटरव्यू देने का। उसमें मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे चीज़ें आती थी, काफ़ी डिटेल इंटरव्यू था, तो लेकिन मैं उसको अच्छे तरीके से आंसर नहीं कर सका जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए? इस चीज को ये बिल्कुल उसी तरह ओवरकम किया जाए जिस तरह बच्चा चलना सीखता है। बच्चा चलने को कैसे इंप्रूव करता है? और प्रैक्टिस करता है, चलता रहता है। तो हर बंदा अपने अपनी बॉडी के लिहाज से चलना सीख जाता है। बस ओनली डिफरेंस इज कि किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 4 महीने लगते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन एआई के मॉडल की तरह है। इसे जितना ज्यादा कर देंगे ये उतना ज्यादा फाइन ट्यून होता जाएगा। तो आप प्रैक्टिस जारी रखें, प्रेजेंट करें, और जहां अपॉर्चुनिटी मिले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वहां जाएं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एज अ स्पीकर जाएं, एज अ जज जाएं, और इतना जाएं कि आपका ये मसला हल हो जाए। यू ओनली नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस with the international audience, practice with the unknown people, क्योंकि वहां पे बंदा अनकंफर्टेबल होता है बात करते हुए, तो वो करें तो आपका ये मसला हल है। इसलिए हम कहते हैं स्टूडेंट को कि हर महीने एक इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाएं और वहां पे इंग्लिश में लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा बोलें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करें, ताकि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो जो लोग हमारी बात मान लेते हैं उन्हें फायदा होता है, जो नहीं मानते वो फिर स्टक हो रहे होते हैं और उनका टाइम जाया होता है। तो यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर के, यूनिवर्सिटी के पहले दिन से आपको महीने में एक दफा एक इंटरनेशनल इवेंट में लाजमी जाना चाहिए, अगर आपने इंटरनेशनल कैरियर बनाना है। वरना क्या होगा, आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि टेंशन इतनी ज्यादा है। Does it answer your question? यस सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं फुल टाइम फ्री हूँ, मतलब मेरा डिग्री भी ख़त्म हुआ है और आई कोड गुरु पे भी तकरीबन 4 महीने से हूँ। लेकिन सर मेरा प्लान यही है कि मैं कमिंग जो 2025 है इसको टारगेट ना करना चाहता हूँ। तो मैं 3 सेशन ले रहा हूँ अभी आई कोड गुरु पे, प्रेजेंट भी कर रहा हूँ और लीड कोड के 2 सेशन ले रहा हूँ, एक एमएल की। तो मुझे सिर्फ इस पे रिलाई करना चाहिए या मुझे और भी फोकस करना चाहिए लीड कोड पे? सजेस्ट क्या मैं करेंगे? आपको यहीं पे रिलाई करना चाहिए। अभी आपका जीपीए कितना है? सर 3.8। 3.48। तो अब आपने आईएलटीएस में ज्यादा से ज्यादा स्कोर लेना। सर आइलेट्स भी मेरा क्लियर है, 6.5 ओवरऑल है, हर मॉड्यूल में 6.5 है। जबरदस्त। तो फिर आपका आईएलटीएस भी पूरा है, तो फिर भाई आप क्या कहते हैं, हैकाथॉन्स में जाएं, लीड कोड करें, और इंशाल्लाह अभी आप जून से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो आई कोड गुरु में पढ़ाना शुरू कर दें, हम आपको मॉडरेटर बना देते हैं, तो जून से अप्लाई करना शुरू कर दें। ओके सर। तो सर अगर तो आप मॉडरेटर अभी मतलब कोई है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ अभी किस चीज के लिए? मॉडरेटर बनने के लिए? हाँ हाँ, सर जुबैर को बता दें, वो बना देंगे आपको, या सर उसामा जफर को बता दें। ओके सर, ओके, ठीक है। थैंक यू। तो अभी बिल्कुल मॉडरेटर बन जाएं, और जो टाइम आपको कंफर्टेबल है उस टाइम पे सेशन शुरू कर दें, और इतना पढ़ाएं
कि आप भूलना शुरू हो जाए कि मैं खुद बात कर रहा हूँ या क्लास को पढ़ा रहा हूँ, कि टेंशन होना बंद हो जाए। ठीक है, और इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाएं, ट्राई करें एज अ मेंटर जाने की, ट्राई करें एज अ स्पीकर जाने की, वरना स्टूडेंट तो लाजमी जाएं, ताकि आप इंटरनेशनली बोलना शुरू करें लोगों से, ताकि जिस दिन आपको बस अपॉर्चुनिटी आए इंटरव्यू की, तो फिर प्रोफेसर को लगे कि भाई मैंने अमेरिकन स्टूडेंट भी नहीं रखना, मैंने इंडियन भी नहीं रखना, मैंने यूरोप भी नहीं रखना, मैंने इस पाकिस्तानी बच्चे को रखना है, बिकॉज ही हैज समथिंग स्पेशल। सही है, तो आप एटम कब कब कैसा जा रहा है एटम कैंप? सर वो बस इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो वो बेस्ट है, तो उस पे उसका मैंने आपको 100% स्कॉलरशिप मिला था? जी सर वो 100% स्कॉलरशिप मिला था। अच्छा, और वैसे उनके चार्जेस क्या है? सर 1.5 लाख पर बूट कैम्प का। और एक बूट कैंप कितने अरसे का होता है? सर 3 मंथ्स का। 3 मंथ का, राइट। जबरदस्त जबरदस्त, इट इज अमेजिंग। बाकी बच्चों को भी अप्लाई करना चाहिए। एटम कैंप के जो सीईओ हैं वो हमें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, एंड इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि ऐसे बूट कैंप से आपको ऑब्वियसली फायदा होता है, बंदा काफी सारी चीजें सीख लेता है। तो थैंक यू, कीप इट अप। जी, किसी और साथी का क्वेश्चन? तो आप लोगों को फायदा हो रहा है सब सेशन से? कोई नया सेशन अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में बता दें, हम अभी बात कर लेते हैं। जी बोलें, क्वेश्चन कर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरी CGPA 3.27 है और मेरा 8th सेमेस्टर है, करंट सेमेस्टर। तो सर मुझे आइट्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या अभी अपनी CGPA तो जो भी लास्ट सेमेस्टर किया मैं उसको इम्प्रूव करूँगा जितनी हो सके? जीजीपीए को इम्प्रूव करें भाई, तो और अगर कुछ सब्जेक्ट रिपीट करके बेहतर हो सकती है तो वो भी कर लें। लेकिन सर अब चांस नहीं है रेपुटेशन का, क्योंकि मेरा को भी डी बस ग्रेड नहीं है, C ग्रेड। सही है, सही है। तो वो जो है, तो फिर बस अभी जीपीए पे फोकस करें और फाइनल सर सेमेस्टर। जब मैं क्लास में जी और बोलें, सर क्या मैं क्वेश्चन क्लास में आपका? जब भी बैठता हूँ ना ऑनलाइन में, तो सर मुझसे ना कॉन्सिस्टेंसी बरकरार हो सकती है। सर जब मैं क्लास लेता हूँ ना ऑनलाइन, तो मुझसे ना 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं बैठा जाता। तो इसके लिए क्या है भाई, यानी कि मैं फ्रेश कैसे रहूँ भाई ओवरऑल द डे और क्लासेस भी अटेंड करता रहूँ? अच्छा, 15-20 मिनट के बाद क्या होता है? सर थकन सी होती है, उठ के चला जाता हूँ, लैपटॉप छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। तो थकन अगर आपको होती है तो आप हर घंटे क्या पानी पीते हैं? यस सर, तक नहीं, हर घंटे बाद तो नहीं, कम से कम 2 घंटे बटाई पानी तो पी जाता हूँ, कम दिन का 2-3 लीटर पी जाता हूँ। दिन में 2 से 3 लीटर पानी पी लेते हैं आप? चलें, आप मुझे स्लैक पे पिंग करें तो मैं वो कुछ बातें बताता हूँ इस बारे में। जी सर, वो ठीक पी है, लेता हूँ। तो वो जो है, तो हाँ, अगर अगर फिजिकली किसी को प्रॉब्लम थैंक हो यू। रही है कि बैठा नहीं जाता या थक जाता है बंदा या नींद आ जाती है, तो दीज थिंग्स कैन बी फिक्स्ड। सही है, वो कई दफा आपकी डेली रूटीन से फिक्स हो जाती है और कई दफा आप डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट करवाने होते हैं ताकि पता चले कि मसला क्या है और फिर उस मसले को फिक्स करना। यस सर। जी नेक्स्ट। मसलन अगर कोई बंदा स्लो है तो बाकियों से उसे लगता है कि वो स्लो है, वो काम नहीं कर पाता उतनी स्पीड से, तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि उसका विटामिन डी कम है। और आज की दुनिया में विटामिन डी अगर कम नहीं भी है तो फिर भी आप सब लोगों को विटामिन डी की एक टैबलेट रोज लेनी चाहिए रात को, क्योंकि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला बंदा है मॉडर्न लाइफस्टाइल में, उसका विटामिन डी हमेशा ही कम होता है। तो डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में हर बंदे को विटामिन डी की एक टैबलेट लेनी चाहिए रोज, उससे आप एनर्जी फील करेंगे। अगर आप थके हुए फील करते हैं तो वन मेजर रीजन कैन बी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी।
और ये आप 2-3 महीने लें तो फिर पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसी वक्त लें तो आपको फील हो कि आप लेना नहीं चाहते। लेकिन ये जी जी सर। लेकिन सर एक बात ये है कि मेरे यहाँ पे जितने प्रोफेसर हैं या मैंने कोलिग्स है ना स्टूडेंट लाइफ में, तो वो कहते हैं भी आप एक ही सीनियर को आप एक ही चीज़ को लेके पकड़ें और उसी को सीखें, आप मल्टीपल चीज़ों की तरफ ना जाएं, इस तरह आप सीख नहीं पाएंगे। जो लेकिन उनमें से सक्सेसफुल कितने हैं? उनमें से कितने लोग गूगल में चले गए? सर गूगल में तो एक भी नहीं गया, बल्कि वो तो जाना ही नहीं चाहते, और काफी को मैंने देखा है, तो बल्कि उनको अपॉर्चुनिटी का ही नहीं एग्जैक्टली, पता जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप उनमें से कितने लोग अपनी लाइफ में खुश हैं? सर आई डोंट नो, इतने ज्यादा नहीं है, मैं जो उनके स्टेटस देखता हूँ ना तो नहीं, मुझे नहीं हाँ तो लगता बिल्कुल, इतने खुश तो हैं। बेसिकली दिस इज अ टेक्नीशियन लेवल थिंकिंग। ये मजदूर किस्म की थिंकिंग है। इससे आप पैसे कमाएंगे, लेकिन पैसे बहुत कम कमाएंगे और एक ही जगह लगे रहेंगे। ठीक है, ये दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल लेवल। या सर, हाँ सर मैंने देखा जी सर, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी में से ही आधे मैंने लोग अगर देखा है सर बैंक में, 4 बिल्कुल, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में से ही आधे लोग गूगल एप्पल में जाते हों ना, तो यही लोगों की जी थिंकिंग डिफरेंट हो। क्योंकि पाकिस्तान से कोई जाता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की थिंकिंग हो जाती है। तो दिस इज अ वेरी पॉपुलर थिंकिंग इन पाकिस्तान। तो हम भी कहते हैं कि कुछ ना सीखें, सिर्फ एक टूल सीखें, लेकिन वो टूल कोडिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोडिंग आती है तो बाकी चीजें आप हफ्ते डेढ़ में सीख लेते हैं। कभी आपने ऐसे बिल्कुल। बंदे को देखा जिसे जिसे पानी पीना बहुत अच्छा आता हो लेकिन खाना ना खाना आता हो? नो सर। वो कहे कि मैंने एक ही चीज सीखी है, पानी पीना, वो बहुत अच्छा आता है, बस मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता ना। तो बिल्कुल नहीं आपको हो लाइफ में सकते। बहुत सारी स्किल सीखनी पड़ती है। तो चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप, मेरा कहना है कि हाई कोर्ट गुरु में पढ़ाना शुरू करें और फिर देखें कि आपकी थकावट आपको कैसी फील होती है। क्या आप पढ़ाते हुए भी थकावट फील करते हैं, या पढ़ाते हुए आप भूल जाते हैं कि थकावट हो रही है और उसके बाद फील होती है, क्योंकि वो किसी और चीज में नहीं सर, इंडिकेशन था? सर मैं बच्चों को पढ़ाता था यहाँ पे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट 9th-10th के बच्चों को, मदरसे के बच्चे पढ़ने आते तो उनको पढ़ाता, तो इतना मुझे वो तब नहीं होता था, लेकिन जब मैं क्लास लेता हूँ ना ऑनलाइन, तो तब ज्यादातर ठीक है, थकावट वगैरह ठीक। होती है, और चलो ओवरऑल जी। जब सो के उठता हाँ, हूँ, सुबह मॉर्निंग टाइम क्लासेस होती है ना, तो तब भी थकावट होती है, दिल करता है छोड़ के बिल्कुल, चला जाऊं बस बाहर ठीक है, वर्कशॉप में। ठीक है। आप स्लैक पे मुझे पिंग करें, वहां डिस्कस करते हैं। चलो जी, जी नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, वेरी ब्रेव क्वेश्चन। बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं इस तरह की कि वो ओपनली पूछ सकें, और फिर यही लोग आगे जाते हैं। यस सर, लेकिन सर जो फिजिशियन होते हैं डॉक्टर, इनसे भी करनी चाहिए मशवरा, मैंने एक दो से किया है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ इतना अच्छा खास रिस्पॉन्स नहीं है, बस वो कहते हैं दूध पिए और वॉक करें, बस ये वॉक तो मेरी भाई तकरीबन 2-3 किलोमीटर डेली की होती है। भाई ये स्लैक पे बातें करते हैं ना, अभी बाकी को क्वेश्चन ले ले। ठीक है, ये स्लैक पे जी डिस्कस जी जी करते जी बिल्कुल, थैंक यू। हैं। तो नेक्स्ट, किसी और साथी को क्वेश्चन, कोई फीडबैक, कोई अच्छी फीडबैक की अगर देनी है किसी ने, वो भी दे दें भाई, वो भी सुनना अच्छा होता है। अगर आप किसी टाइम पे कोई सेशन स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी बता दें, हमें बता दें, या स्लैक पे बता दें, मॉडरेटर को बता दें, तो ताकि हम उस टाइम को ध्यान में रखें और जल्दी से जल्दी वो सेशन शुरू करवा सकें। और आप में से जो लोग अभी सेशन को मॉडरेट नहीं कर रहे, तो वो जल्दी से जल्दी सेशन को मॉडरेट करना शुरू करें, ताकि उनकी लर्निंग में नेक्स्ट स्टेप आए कि वो क्या कहते हैं कि प्रेजेंट करें, और उनका वो डर निकले कि अननोन ऑडियंस के सामने बोलना कैसे। दिस इज वेरी एसेंशियल स्टेप टूवर्ड्स लर्निंग। आपको जितना ये जरूरी है कि आपको आता हो, उतना ही ये जरूरी है कि आपको अंडर प्रेशर परफॉर्म करना आता है।
जी ये चैट में क्वेश्चन है, मॉडरेटर चैट में क्वेश्चन भेज देखते रहा करें। चैट में क्वेश्चन है कि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, कोडिंग को कैसे इजीली अंडरस्टैंड किया जाए। कोडिंग को जो मेरे ख्याल में आसान तरीका है, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं बिल्कुल भी जोर नहीं लगाऊंगा कोडिंग पे। मैं सिर्फ आई कोड गुरु की क्लास में आऊंगा, जो लोग पढ़ा रहे हैं उन्हें सीखता जाऊंगा, 2 महीने बाद मुझे सारी कोडिंग आती होगी। सर एक क्वेश्चन ये है कि सर बहुत खुशी हुई कि आई कोड गुरु स्टूडेंट फॉरेन कंट्री में स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हैं। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है और अभी मैं लीड कोड पर फोकस कर रहा हूँ। सर आप काइंडली बता दें कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मेरा अभी 4th सेमेस्टर है सीएस में। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये बात याद रखें कि जिस तरह अगर आपने ओलंपिक्स में जाना हो ना, तो पहला स्टेप ये नहीं होता कि अप्लाई कैसे करना, पहला स्टेप होता है कि आप सालों तैयारी करते हैं उसकी। या जिस तरह आपने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जाना है, तो आप किसी अच्छे कोच के अंडर रोज वही चीजें प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वही बैटिंग, वही बॉलिंग, वही कैच पकड़ना, वही फील्डिंग, सेम चीज है, लेकिन वो सालों प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी तरह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने में अप्लाई करना सबसे लास्ट स्टेप है। इससे पहले है कि आप उस लेवल पे आ जाएं कि जब आप अप्लाई करें और प्रोफेसर आपका इंटरव्यू ले तो आप वो पास कर सकते हैं, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी लूज कर देंगे। तो तो इसलिए अभी आपका 4th सेमेस्टर है, कोशिश करें 6th सेमेस्टर तक आपका गूगल के इंटरव्यू जितना लीड कोड पूरा हो जाए, और आफ्टर 6th सेमेस्टर आपने आइल्स करना है और अच्छे बैंड के साथ, और फिर हम आपको अप्लाई करवाना शुरू कर देंगे। और वो टाइम होगा ये पूछने का कि अप्लाई कैसे करते हैं। और उससे पहले अभी आपने क्या करना है कि अपना जीपीए बहुत अच्छा रखें और कोडिंग पे जोर रखें, और महीने में एक इंटरनेशनल हैकाथॉन में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है काइंडली अरेंज अ सेशन ऑफ डीएसए बिगिनर टू एडवांस विद C++। बिल्कुल जबरदस्त। हम बिल्कुल सेशन शुरू करवा देते हैं। तो लेकिन जब कोई बंदा लैंग्वेज की चॉइस देता है ना, तो बेसिकली इट इज स्टार्ट ऑफ अ रेड फ्लैग। तो अगर क्या कहते हैं कि भाई वकास अली साहब, अगर हम C++ का सेशन चलाएं तो आप उसे मोटिवेट करने के लिए तैयार होंगे। हम ये नहीं कहते कि आपको C++ आती हो, हम ये चाहते हैं कि आप जूम का लिंक स्टार्ट करें, स्टूडेंट से बात करें, काम लोगों को साइन करें, और जूम का सेशन एंड करें। तो अगर आप इसके लिए अवेलेबल हैं तो हम बड़ी जल्दी C++ का सेशन शुरू करवाने के लिए। हम ये भी नहीं कहते कि आपको C++ आती है। आप ये कहेंगे मैं टाइम कमिटमेंट दे रहा हूँ, आता जाता मुझे कुछ नहीं है, तो हम ये सेशन स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। ये क्वेश्चन है मोहम्मद सलमान अजीज का कि हाउ टू मेजर वी आर रेडी फॉर गूगल इंटरव्यू। भाई लीड कोड पे 3-4 सवाल कर लें, उसमें से 100 सवाल आप आई कोड गुरु में प्रेजेंट कर दें लाइव सेशन में, तो यू विल बी क्लोज टू दैट। तो अली रजा क्वेश्चन है IELTS 6 बैंड अवेलेबल यूएसए के लिए एक्सेप्टेबल है? नहीं जी, IELTS 6 बैंड बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। IELTS 6.5 होना चाहिए मोस्टली यूनिवर्सिटीज में। IELTS 6.5 होना चाहिए और हर मॉड्यूल में कम से कम 6 स्कोर होना चाहिए। लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया है, और जब आप पैस इंटरव्यू, और ये एडमिशन का क्राइटेरिया है, जब आप स्कॉलरशिप के लिए जा रहे होते हैं तो भाई फिर तो अच्छा होना चाहिए ना, कि आपको वो बंदा एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को पैसे क्यों देगा अगर स्टूडेंट माड़ा है तो इसलिए आपका बैंड में स्कोर हाईएस्ट होना चाहिए आइल्स में। और अगर आइल्स में स्कोर नहीं आ रहा तो फिर डुओलिंगो में लोगों का काफी अच्छा स्कोर आ जाता है। हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक आप डुओलिंगो ट्राई करें। वो अच्छा जो सर। सर मैं ऐड करूंगा, वो जो मैम जो आपने अभी सवाल किया ना कि आप 4th सेमेस्टर में हैं, तो जो लोग अभी अर्ली सेमेस्टर्स में है ना, जैसे आप अर्ली में नहीं है लेकिन मिड में है, तो आपके लिए तो ये बड़ा एक आइडियल चीज है। क्योंकि जो लोग 6-7 सेमेस्टर में आके ये कोशिश शुरू करते हैं ना, तो उनके पास टाइम कम होता है। फिर वो पूछ रहे होते हैं कि हम पहले आइलेट्स करें या पहले लीड कोड करें। तो आप जो लोग अर्ली सेमेस्टर्स में हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है कि वो आईकोड गुरु के कोई सेशन ज्वाइन करें कोडिंग वाला, और इस टाइम पे अपने काम, अपने स्टडीज के साथ लीड कोड करना शुरू करें। ये जो अच्छी कोडिंग है ना, ये वक्त के साथ आती है। आप जितना इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतने आप अच्छे कोडर बनेंगे। तो अगर आपका सेमेस्टर चल रहे हैं तो फिर जरूर एक सेशन लें, दिन में 1-2 सवाल करें। अगर आपके पास वो टाइम नहीं है तो जिस तरह हम कहते हैं कि आप सिर्फ सेशन अटेंड कर लें, तो ये आपके अंदर वो एक हैबिट बनाएगा कि आप
जब अपने 7th 8th सेमेस्टर में आएंगे ना, तब आपको कम से कम इस चीज की फिक्र नहीं होगी कि आपने लीड कोड भी तैयार करना है। तब आपका फोकस स्कॉलरशिप पे और आइलेट्स पे होगा। तो अर्ली सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा टाइम फ्रेम है कि इस टाइम पे आप लोग अपनी कोडिंग स्किल्स पे तवज्जो दें। थैंक यू सर, बस यही कहना। जबरदस्त सर, आपने बहुत अच्छा ऐड किया। सर गुलाम अब्बास ने क्वेश्चन किया है, हैकाथन फ्री होती हैं और हैकाथन में कैसे जाएं? आई कोड गुरु पे जितने सारी चीजें हैं, सारी की सारी 100% फ्री होती हैं। और आई कोड गुरु के प्लेटफॉर्म पे ही हैकाथॉन अनाउंस होती हैं। अगर आप आई कोड गुरु पे रेगुलर हैं तो आपको हैकाथॉन नजर आएंगी। और हम हैकाथॉन की ट्रेनिंग भी करवाते हैं जब हमें लगे कि उससे फायदा होगा बच्चों को। तो अगर आप हमारे स्लैक पे हैं तो आपको सारी चीजों में खुद ही एक्सेस होती जाएगी। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन है सो फील फ्री टू आस्क। सर जफर और सर रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, आप सवाल कर सकते हैं। चलें जी, ये क्या कहते हैं कि इट इज ग्रेट टू हैव ऑल ऑफ यू हियर। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स कॉल इट अ डे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद ऑल ऑफ यू। तो इंशाल्लाह विल मेक इट हैपन। इंशाल्लाह सर। सही है, ओके। थैंक अल्लाह यू सो हाफिज। मच सर। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, हमें हमेशा अल्लाह हाफिज। मोटिवेट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे एक न्यू स्पीकर और न्यू टाइटल और न्यू मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर।